दो आर्टिकल्स समझ लें, एक पूरे वाला है और एक का कुछ हिस्सा 3-4 सफ़े हम देखना चाह रहे हैं। पहले सेशन में जो आर्टिकल तारीख इस्लामी के मुताले का मगरबी मिनहाज, तो जो इस्लामी तारीख और इस्लामी फिक्र को स्टडी करने की जो वेस्टर्न मेथोडोलॉजी है, इसके ऊपर यूं समझ लें एक वो एक कमेंट है इस अंदाज में, और इससे ये भी एमर्ज करें हमारी अपनी मेथोडोलॉजी की, और हम इस कोर्स को भी किस मेथोडोलॉजी से देखना चाह रहे हैं। और स्पेसिफिक फिर दूसरा हिस्सा जो आज के दूसरे सेशन ज्यादा फोकस रखेंगे, तो पहली में भी काफी चीजें उससे रिलेटेड आ जाएंगी। आपके सामने टेक्स्ट है, तो इसको मिलके कुछ बेहतर है कि सारे मिलके थोड़ी सी इसको पढ़ने की भी प्रैक्टिस हो जाए। समझने में तो जैसे दिक्कत कह रहे हैं, पढ़ने की दिक्कत भी जरा खत्म हो जाए। तो एक एक पैराग्राफ पढ़ते जाएंगे मिलके हम, तो और उस पे थोड़ा बहुत समझ लें, कुछ कमेंट्स भी साथ करते जाएंगे। तो जी कोई आगाज कर देगा कोई पहले पैराग्राफ से? कुछ चीजें हैं जो फ्लो में समझ आ रही हैं, उन पे हम कमेंट नहीं करेंगे, और किसी जगह पे जहां जरूरत ज्यादा महसूस होगी हम बात करते जाएंगे। जी कोई कौन पहला पैराग्राफ देखेगा? फर्स्ट पेज कोई अगर इसका? जी जी दुनिया में जी किसी मजहब का आगाज दुनिया में किसी मजहब का आगाज उसके मरकजी पैगाम की नौयत, उसके गिर्द जमा होने वाले इंसानी ग्रोहों की नफसियाती और नस्ली साख, तहजीबों का जन्म लेना और उनका अरूज और जवाल मुताले के वसी और मुसलसल मौज़ूआत है। मजहबी फिक्र अपने तौर पर अपने मखसूस रूहानी और दुनियावी दीनवी मकासद और इस्तिलाहों के तहत उनका मुताला करती और उन्हें एक निज़ाम इल्म की शक्ल देती है। अपने अंदाज कार के मुताबिक मजहबी फिक्र इन मुतालों के लिए पेचीदा लेकिन रूहानी और जहनी तौर पर मौसर तरीके तरतीब देती है, और इसमें हर दायरा फिक्र के अंदर एक नया निज़ाम तनासबात जाहिर होता दिखाई देता है। ये निज़ाम तनासबात दरअसल फितरत इंसानी के इस मखसूस तस्वर या पहलू से मुतालिक होता है जो इस खास मजहब की बुनियाद में कार फरमा हो। कहीं ये काम हिकायात से लिया जाता है, कहीं तफसीर और तावील के वसी निज़ाम इस्तेमाल होते हैं, किसी मजहबी दायरे में फलसफे और माबाद तबियाती बयान की बराह रास्त शक्ल को तरजीह दी जाती है, और कहीं कोई और मीडियम इख्तियार किया जाता है। बुनियादी तौर पर यह बयान है जो मावराए फितरत इसबाब और इंसानी फितरत के सांचों से मिलकर कायनात आगे अगर कर दीजिए, कायनात जी इंसान और खुदा। जी आगे जी ऊपर आगे हो हो नहीं जाइए रहा मेरा पेज का। जी जी काय, कायनात जी इंसान कायनात और खुदा के इंसान और रिश्ते। खुदा जी के रिश्ते का एक नक्शा पेश करता है। मज़ाहिब की तमाम तहदारियां, इंसानी तकदीर की नरंगियां और फितरत इंसानी के लामहदूद इम्कानात सब के सब किसी न किसी दर्जे में इस नक्शे में जाहिर होते हैं। लेकिन इंसानी जहन का अमूमी सफ़ फितरी वक्त से तारीखी वक्त की तरफ है। लिहाजा जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, ये वाहिय ये दायरा शदीद होतर होता जाता है। थोड़ा सा ऊपर कर देंगे आई थिंक। चलें, तब तक हम इस टेक्स्ट को, जो कुछ चीजें हमने देखी उसको डिस्कशन में लेके आते हैं। तो उस दौरान ये नेक्स्ट पेज ऑलमोस्ट इसके बाद शुरू होगा, वो कोई और जो इसको देख ले और उसको नेक्स्ट पेज की तरफ जो जाएगा उसको देखेगा। तो ये इस पेज के ऊपर एक तो चीजें जो बड़ी वजाहत के साथ इन्होंने बयान कर दी कि हम क्योंकि एक इस्लामिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन को देखने की बात कर रहे हैं और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसको देखने की बात कर रहे हैं साउथ एशिया में, तो इस्लामी फिक्र का ये वाला दायरा जो हिंदुस्तान के अंदर इस्लामी फिक्र की जो रवायत है वो किस तरह डेवलप हुई, तो यहाँ पर असल में इस पेज के ऊपर भी यही बताया जा रहा है कि कोई भी मजहबी फिक्र जो है उसकी डेवलपमेंट किस तरह से होती है। और उसमें एक जो बहुत अहम चीज कि किसी भी मजहबी फिक्र का जो है वो
उस मजहब का जो मरकजी पैगाम होता है तो उससे ही आगाज होता है उस मजहबी फिक्र का। इसमें इस अंदाज में भी इसको देखा जा सकता है कि मुख्तलिफ मजाहिब जो फिक्र पैदा करने का बायस बन रहे हैं, तो उस मजहब का जो पैगाम है तो उसकी फिक्र भी उसी की रोशनी के अंदर ही उस बुनियादी पैगाम और उस पैगाम के गिर्द जमा होने वाले जो लोग हैं उनकी नफ्सियात, उनकी साइकोलॉजी और जिस किस्म के गिरोहों के साथ उस पैगाम का एक राबिता बनता है, तो उसके इंटरेक्शन से एक खास फिक्र जो है वो जन्म लेती है। तो इंटरनल लेवल पे वो उसकी फिक्र है और एक्सटर्नल लेवल पे वही उसकी तहजीब होती है। दाखिली सतह पे उसी को ही हम उसकी फिक्र कह रहे हैं और उसी फिक्र का खारिज में जो इजहार होता है उसको हम तहजीब कह लेते हैं। तो ये फिक्र भी और ये तहजीब भी, तो कोई इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन भी और कोई सिविलाइजेशन भी, ये दर हकीकत जिस मजहब के बुनियादी पैगाम से पैदा हो रही होती है, उस पैगाम का अपने गिर्द जमा होने वाले गिरोहों के साथ जो एक रब्त होता है, उसके नतीजे में ये जन्म लेती है। तो ये मजहबी फिक्र की यूं कह लें कि डेवलपमेंट के अंदर ये एक बहुत अहम चीज है और इसमें एक तनासबात का एक इक्विलिब्रियम होता है, एक खास बैलेंस होता है उस फिक्र का। तो वो उस बैलेंस की बात जरा आगे और डिटेल से आएगी, वहां देखेंगे। लेकिन यहाँ पर भी कि जो एक बात हुई कि बुनियादी तौर पर ये बयान है जो मावराए फितरत असबाब और इंसानी फितरत के सांचों से मिलकर कायनात, इंसान और खुदा के रिश्ते का एक नक्शा पेश करता है। तो ये आज भी जो सवाल हो रहा था कि ट्रेडिशन और मॉडर्निटी में हमारा जो बेसिक, जो हम उसके अंदर जो एक इम्तियाज क्या है, फर्क क्या है, तो वो बुनियादी फर्क यही है कि रवायत के अंदर खुदा, इंसान और कायनात, इनका रिश्ता जो है ये देखा जा रहा होता है रवायती जो मेथोडोलॉजी है उसके अंदर। जबकि मॉडर्न के अंदर सारा मामला बिटवीन मैन एंड यूनिवर्स इस अंदाज में देख रहे हैं। सिर्फ इंसान और कायनात के तामुल से ही फिक्र और तहजीब पैदा हो रही है। मॉडर्न जो पैटर्न है और जो ट्रेडिशनल पैटर्न है उसके अंदर ये खुदा, इंसान और कायनात, तो वहां पर सिर्फ इंसान और कायनात के तामुल से नहीं बल्कि कायनात और इंसान और खुदा, इनका रिश्ता जो है, खुदा का ताल्लुक, अल्लाह का ताल्लुक कायनात और इंसान से, तो इन चीजों को भी एक खास अहमियत दी जाती है और असल में इसी बुनियाद पे उसको फिक्र को भी देख रहे हैं और उस तहजीब को भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये तीन बुनियादी सवाल हैं रवायती फिक्र के अंदर, खुदा क्या है, कायनात क्या है और इंसान क्या है। जबकि जदीद फिक्र के अंदर हर सवाल का जवाब इंसान और कायनात के ताल्लुक में ही ढूंढने की कोशिश की जाती है। तो इसका पहले फिक्रे के अंदर ये बात जो कह दी कि जो मावराए फितरत असबाब और इंसानी फितरत के सांचों से मिलकर, तो जो ट्रांसेंडेंट जो काजेज हैं उनको भी कंसिडर किया जाता है रवायती फिक्र के जो पैटर्न हैं उनके अंदर, और उनको भी नजर में रखा जाता है। लेकिन इंसानी जहन का अमूमी सफर फितरी वक्त से तारीखी वक्त की तरफ है, लिहाजा जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है ये दाया शदीद तर होता जाता है कि ये तमाम मानी मुंजबित उलूम की शक्ल में और खसूसन तारीख के निज़ामी असबाब इल्ल के सियाको सबाक में जाहिर हों। ये एक तरह की एक ह्यूमन डिजायर भी है और ह्यूमन अर्ज भी है कि जो तारीख के अंदर, जमा के अंदर, टाइम के अंदर ये पूरे का पूरा जो एक इजहार है इस ताल्लुक का, खुदा, इंसान और कायनात के ताल्लुक का जो एक इजहार है वो इसके अंदर भी मैनिफेस्ट हो। फिल जुमला ये दाइया किसी एतबार से नापसंदीदा भी नहीं, लेकिन इस वक्त तक जब तक के मजहब की सही फितरत और इसके माफी व मासेवा का दुरुस्त इदराक बाकी रहे और दर्जाते वजूद और उनसे वाबस्ता
इजहारी सांचों का तनासब बरकरार रहे, इसी तनासब के बिगड़ने का नतीजा पिछली कुछ सदियों में मजहब के वो मुताले हैं। अब यहाँ पर वो यही बात कह रहे हैं कि ये बड़ा जस्टिफाइड है कि इंसान और कायनात का जो ताल्लुक है, उस ताल्लुक को देखने के लिए खुदा, इंसान और कायनात, इस पूरे ताल्लुक को देख लिया जाए तो इसके अंदर कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब इम्बैलेंस क्रिएट होता है किसी फिक्र के अंदर, तो फिर उसके अंदर ये एक आड़ चीज लगती है कि अगर कोई बात करता है कि किसी फिक्र को समझने के लिए इन तीनों के ताल्लुक को और इनके तामुल से पैदा होने वाली चीजों को देखना पड़ेगा, तो फिर वो आड़ लगता है कई दफा। और ये इस इम्बैलेंस की वजह से होता है। वो जो तनासुब जो डिस्टर्ब हो गया होता है उस फिक्र के अंदर या उस दौर के अंदर या उस तहजीब के अंदर, तो उसी की डिटेल में आगे वो जा रहे हैं कि वो किस किस्म के इम्बैलेंसेस हैं जो आज हमें इस तरफ नहीं जाने देते कि हम इंसान और कायनात के ताल्लुक से थोड़ा सा ऊपर उठकर खुदा और इंसान और कायनात के ताल्लुक को भी ढूंढने की कोशिश करें और उसकी रोशनी में फिक्र के इर्तिका को देखें और इन चीजों को देखें। तो जी यहाँ पर जो बात डॉक्टर आ रही है, जी जी साहब, वो गिना ने हाथ उठाया। जी, पैराग्राफ पढ़ेंगे, इसी तनासब के बिगड़ने से शुरू कर लें। जी नहीं डॉक्टर साहब, ये यहाँ पे मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ। एक तो दाइया वर्ड का मीनिंग मुझे नहीं पता, दूसरा ये है जी कि जी ये जो दो टर्म्स इसमें हुई है, ये मैंने एक्चुअली यही 2 पेजेस पढ़े थे इससे पहले। जी ये जो है फितरी वक्त और तारीखी वक्त, ये जी थोड़ा जी। सा डिस्क्राइब करेंगे ये क्या है? तारीखी वक्त से मुराद यहाँ पे लीनियर टाइम है, जो हमारा यहाँ पे एक जमानी वक्त है, तारीख के अंदर चीजें जिस अंदाज में ढल रही हैं। तो ये वक्त जो है हमारी, इसके ऊपर भी आगे एक जगह पे हम थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे पूरी रवायत के तसव्वुर को समझने के हवाले से। और जो रवायत वाला आपको आर्टिकल दिया है उसके अंदर भी कि तसव्वुर जमा जो है वो भी मुख्तलिफ तहजीबों में मुख्तलिफ रहा है। डॉक्टर इस्लाम, साहब, जी जी डॉक्टर साहब, इधर जो इन्होंने लफ्ज कहा है ना फितरी वक्त, वो मुझे लगता है कि वो आदम जब जन्नत में था ना, ये उन्होंने जी उधर जी अंग्रेजी से ट्रांसलेट किया है, प्राइमोर्डियल जी जी, एज, प्राइमोर्डियल एज यही है। मैं जब था लेकिन अपनी असल फितरत पर था। जी जी बिल्कुल। तो अब ये जो टाइम का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, एक तो हमारा लीनियर टाइम का ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, हिस्ट्री जिस तारीख जिस जमा के जरिए बन रही है, जिस टाइम के जरिए बन रही है, तो इससे हटकर हमारा हर तहजीब के अंदर भी जमा का अपना एक तस्वुर भी मौजूद है। अगर ग्रीक पीरियड में देखेंगे तो वहां का तस्वुर जमा, हमारे इस्लामिक ट्रेडिशन में देखेंगे तो वहां का तस्वुर जमा, और फिर ये वेस्टर्न ट्रेडिशन के अंदर जो तस्वुर जमा और तारीख की रोक जो है, ये सारी चीजें, इनके अंदर भी एक फर्क मौजूद है। लेकिन इस सब से ऊपर उठ के कि इस स्पेस एंड टाइम जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर ये सारे तस्वुर जमा हमारे ढल रहे हैं या पैदा हो रहे हैं, तो इन सब से ऊपर उठ के जो यूं समझ लें कि इनसे ट्रांसेंड करके एक फितरी वक्त, जिसको प्रिमोर्डियल टाइम के तौर पर भी तैमूर साहब ने ट्रांसलेट भी किया, तो वो भी एग्जिस्ट करता है। तो चीजों का रुख, अभी पहले भी एक जो बात यहाँ पे हो रही थी कि रुख का तयन के हवाले से एक प्रिंसिपल रसूल की बात अभी डिस्कस हो रही थी। सेशन को शुरू करने से पहले कुछ लोग उस पर बात कर रहे थे, जब मैं शामिल हुआ, कि मगरिब का रुख मादा से रूह की तरफ है और मशरिक की बात कर रहे थे कि रूह से मादा की तरफ सफर है। तो यूं समझ लें कि यहाँ पर वक्त के हवाले से भी इसी किस्म की एक पैटर्न की बात हो रही है कि प्रीमोडियल टाइम से हिस्टोरिकल टाइम की तरफ एक जो है शिफ्ट जो है वो एक पैदा हो रही है। इसका डॉक्टर साहब खसूसन ये इसका आगे जो एक सॉरी, खास जी जी इम्प्लीकेशन इसकी आनी है, उसकी तरफ मैं थोड़ा सा इशारा दे दूं, उसको वहां पे देखेंगे कि जैसे हेगलियन तारीखी वक्त के हवाले से उनका जो एक कॉन्सेप्ट है हेगलियन पर्सपेक्टिव के अंदर, और आज एक प्रोग्रेस के ऊपर भी सवाल पैदा हुआ
کسی نے کیا ہوا تھا کوسچنز کے اندر بھی. تو وہ پروگریس کا ڈیولپمنٹ کا جو ماڈل ہے اس تاریخی وقت کے اندر چیزوں کے ڈھلنے کے ساتھ اس کا ایک خاص تعلق ہے. اور یہ سوال تھا کہ کیا ہماری روایت کے اندر بھی پروگریس اور ڈیولپمنٹ کا وہی ماڈل ہے یا آئیڈیل کچھ اور ہے. تو ہماری نظر میں تو یہ اس پریمورڈیل ٹائم سے اس ہسٹوریکل ٹائم کے اندر کیونکہ شفٹ ہوتی ہے تو وہ پروگریس کا معاملہ ایز اٹ از نہیں ہے کہ جیسے لینئر ہسٹری کے اندر ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور ایک پروگریس ہو رہی ہے, بلکہ ہمارے ہاں یہ حرکت اس پریمورڈیل ٹائم اور اس ہسٹوریکل ٹائم کے ربط کی وجہ سے اور رخ اس سے ادھر ہونے کی وجہ سے یہ موومنٹ ضروری نہیں کہ ہمیشہ پروگریسو ہی ہو, یہ موومنٹ ریگریسو بھی ہوتی ہے اور یہ ارتقائی کے ساتھ ساتھ رجعی بھی ہوتی ہے. تو یہ ایک اس کے ساتھ ایک اس کی خاص اپلیکیشن اس حوالے سے بھی اس رخ کی ہے کہ پریمورڈیل ٹائم سے ہسٹوریکل ٹائم کی طرف اس کا رخ ہونے کی آگے امپلیکیشنز کس قسم کی آنی ہے. تو اس کی ڈیٹیل میں ہم وہاں اور تفصیل سے جائیں گے کہ وہ اس ٹائم کا اس ارتقاء کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو اس ٹائم کے اندر چیزوں کی اس کی اور ایک مثال تھوڑی سی اور وضاحت کے لیے میں دے دوں اس حوالے سے کہ روایتی پیٹرن کے اندر جو زمان کا جو تصور اس حوالے سے بھی ہے, رخ کا یہ جو تعین ہمارا پریمورڈیل سے ہسٹوریکل کی طرف ٹائم کی طرف جو رخ ہے, اس کی وجہ سے چیزیں جو ہیں ہماری روایت کے اندر وقت کے ساتھ جیسے ہیگلین پرسپیکٹو کے اندر چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں اور پروگریس کر رہی ہیں. تو ہماری روایت کے اندر اس سفر کو ترقی کی بجائے تنزل بھی سمجھا جاتا ہے, کیونکہ یہ وقت جو ہے وہ اوریجنل ٹائم اور پریمورڈیل ٹائم سے یہ اس وقت کے اندر اور اس وقت کی پھر جو رو ہے اس میں ترقی کے ساتھ تنزل کا امکان بھی ہے, اور زیادہ یہ تنزل کا امکان ہوتا ہے. اس تنزل سے نکالنے کے لیے انبیاء اور مصلحین اور یہ ریفارمرز ان سب کی ایفرٹ اصل میں اس کو ٹیکل کرنا ہے. تو یہ ہیگلین پرسپیکٹو کے بالکل ریورس میں یہ ایک چیز یہاں سے بھی اخذ ہوتی ہے کہ اس ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں اس تھیسز اینٹی تھیسز اور اس سنتھسس کے نتیجے میں جو سنتھسس ڈیولپ ہوتا ہے وہ ہر دفعہ پہلے سے کچھ بہتر کو ہی پیدا نہیں کر رہا, وہ ہر دفعہ وہ لینئر ہسٹری کا رخ نہیں رہتا اس سے, بلکہ اس میں دائروں میں اس کی حرکت کا بھی جواز اسی رخ وقت کے اس پریمورڈیل سے یہاں پر جو ہمارے ہسٹوریکل میں جو اس کا اترنا ہے اس کا جواز بھی وہاں سے ملے گا ہمیں. اور اس کے اندر ترقی کے ساتھ ساتھ تنزل اور پروگریسو کے ساتھ ساتھ ریگریسو موومنٹس جو ہیں ہسٹری کی, تو یہ بھی چیزیں ہماری نظر میں آئیں گی اس ڈاکٹر صاحب ایک ریلیشن شپ. جی جی ڈاکٹر صاحب, اصل مجھے جو لگ رہا ہے جو پچھلے پیج پہ انہوں نے بات کی ہے ادھر وہ اس پرنسپل کی جو آپ بھی ابھی بیان کر رہے ہیں کہ یہ سفر جو ہے روح سے مادے کی طرف ہے, روح سے مادے کی طرف کہہ رہے ہیں کہ جیسے وقت گزرتا ہے مادے کی طرف انسان زیادہ مائل ہوتا ہے, مگر اس کے ڈاکٹرنز بھی پھر زیادہ ایکسپلیکیٹڈ اور زیادہ پیچیدہ ہوتے ہیں. تو کہہ رہے بذات خود تو کوئی بری بات نہیں ہے یہاں تک کہ روح سے تعلق رہے, یعنی کہ وہ آپ والی بات ہی ہے کہ تنزل. بالکل یہ تنزل اور ایک ریگریسو موومنٹ ہے, لیکن اس کا جب آگے ڈیٹیل میں جائیں گے جو ہمارا دوسرا سیشن ہے آج کا, اس میں اس کی زیادہ تفصیل آئے گی کہ وہ جو ریگریسو موومنٹ ہے وہ اسٹرینتھن ہوتی رہتی ہے اگر وہ اپنے مرکز سے متعلق رہے, اپنے سینٹر کے ساتھ, اپنے گورننگ جو پرنسپل کے ساتھ اس کی ایک اٹیچمنٹ رہے, تو اس سے وہ پرابلم نہیں آتی. اس کا وہ تعلق اگر قائم رہے تو اس کی وہ بات آپ کے اس اگلی ریڈنگ میں بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے آئے گی. تو یہ اس میں ایک چیز اس حوالے سے. جی آگے اس میں کوئی پڑھنا چاہ رہا تھا, کہہ رہے ہیں نیکسٹ پیراگراف کو. ہاں ڈاکٹر صاحب, آپ نے ایک بات کی اس پہ ذرا تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں کہ انہوں نے لکھا کہ جی مشرق جو ہے وہ مٹیریل پوائنٹ آف ویو سے اسپرچولیٹی کی طرف آ رہے ہیں اور ہم لوگ الٹا جا رہے ہیں, لائک ہم اسپرچولیٹی سے مٹیریلسٹک ہوتے ہیں. ہمارا رخ کا ایک یہ جو فرق ہے اس حوالے سے, لیکن اس کی بنیاد انہوں نے کس چیز پر رکھی ہے, لائک یہ کس پوائنٹ آف ویو سے یہ پرسپیکٹو دے رہے ہیں؟
जी, इसमें बेशुमार चीजें मौजूद हैं। वही जब आगे हम उस पे उसके पैटर्न पे आएंगे अगले में, तो उससे जरा ज्यादा वाज़ेह होगा। उसकी मैं एक मिसाल आपको दे देता हूँ कि उन चीजों में इसकी एप्लीकेशन इस असूल की कहाँ कहाँ पे हो रही। किसी एक एप्लीकेशन पे बात करेंगे तो वो चीजें, मिसाल के तौर पे मॉडर्न वेस्टर्न ट्रेडिशन की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर अब हम चीजों को देखने का हमारा जो ज्यादा है इसमें मामला कि हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तनाजुर में चीजों को मौजू और मारूज, या यूं कह लें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रिलेशनशिप को नॉलेज के तौर पे देखते हैं। या यूं कह लें कि कार्टेशियन डेवलपमेंट के बाद से हमारा जो बेसिक क्वेश्चन जो डेवलप हो गया, तो वो बुनियादी सवाल ये है कि इल्म क्या है, कायनात क्या है का सवाल इस अंदाज में ढल गए, देखने लग गए। या दूसरे लफ्जों में यूं कह लें कि बेसिक कंसर्न मॉडर्निटी में आके तो हमारा एपिस्टेमोलॉजी हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले सेशन के अंदर किसी ने कमेंट किया था, आखिर पे जाते हुए बात हुई थी कोई, कि एपिस्टेमोलॉजी, किसी ने अपना एक्सपीरियंस या अपना मुताले की बात करते हुए आप में से कहा कि एपिस्टेमोलॉजी भी अल्टीमेटली वो ऑन्टोलॉजी की तरफ ही रुख करने लग जाती है और हमें उस तरफ बढ़ना पड़ रहा होता है एपिस्टेमोलॉजी से। तो अब ये एक चीज है कि एपिस्टेमोलॉजी से ऑन्टोलॉजी की तरफ जाना, कि इल्म क्या है का जो सवाल है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की ड्यूअलिटी का और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप जो है, ये हम जब डिस्कस करते हैं एपिस्टेमोलॉजी के अंदर एक बेसिक क्वेश्चन के तौर पर, तो ये बात आगे जाते जाते मगरबी डिस्कोर्स के अंदर भी आगे जाके ये मुबाहिसे वजूद तक पहुंच जाती है कि एग्जिस्टेंस क्या है, एसेंस क्या है, एसेंस और एग्जिस्टेंस का रिलेशनशिप क्या है। तो ये एपिस्टेमोलॉजी से ऑन्टोलॉजी की तरफ जाना, यूं समझ लें ये भी एक तरह के जो मबाहिस हैं, ये मादे से रूह की तरफ के रुख की वजह से पैदा होते हैं। जबकि हमारी ट्रेडिशन के अंदर एपिस्टेमोलॉजी भी ऑन्टोलॉजी के ताबे आती है। हम ऑन्टोलॉजी से चलते हैं और उसके तहत इल्म क्या है के सवाल को आंसर करते हैं। एग्जिस्टेंस और एसेंस के मबाहिस जो, बल्कि कुछ लोगों ने तो ये कमेंट किया है कि ट्रेडिशनल फिलॉसफीज का क्या कहना, वो तो वजूद क्या है के सवाल से ही बाहर नहीं निकले सारी उम्र। तो असल में ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव के अंदर वजूद क्या है एक बुनियादी सवाल है, और वजूद क्या है का सवाल हमें रूह से मुतल्लिक रखता है, और रूह से मादे की तरफ सफर है कि इल्म क्या है, एपिस्टेमोलॉजीज की तरफ। ऑन्टोलॉजी से एपिस्टेमोलॉजी का सफर असल में रूह से मादे का सफर है। एपिस्टेमोलॉजी से ऑन्टोलॉजी का सफर असल में मादे से रूह का सफर है। ये तो सिर्फ एक चीज में हम इसकी बात कर दी। असल में वेस्टर्न थॉट और हमारी ट्रेडिशनल थॉट के अंदर, मॉडर्न थॉट और ट्रेडिशन थॉट के अंदर हर लम्हे पे आपको ये एक डिफरेंस जो है, हर थीम के अंदर ये चीजें नजर आएंगी कि इसका रुख क्या है। मटेरियलिज्म से स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने की कोशिशें वहां मौजूद होती हैं, लेकिन हमारे ट्रेडिशन में यूं समझ लें कि रूह से मादे की तरफ हर डिसिप्लिन के अंदर हमें उसको असरात भी नजर आएंगी और वो चीजें भी नजर आएंगी। यहाँ पर जो इस हवाले से जी कोई तो डॉक्टर साहब इस पे जस्ट एक और कमेंट है जो आपने पहले भी बात की कि जी इससे पहले जो है हमारे जो ट्रेडिशनल मेथडोलॉजिस्ट हैं वो बहुत ही कम रहे, और सिराज साहब इज वन ऑफ देम द फ्यू। और अब मुझे ये मेरा क्वेश्चन ये रीडिंग करके भी आ रहा था कि सिराज साहब ने एक जो एस्से लिखा उसको भी आज 30 साल प्लस हो चुके हैं, राइट? तो क्यों हम मेथडोलॉजिस्ट और थ्योरिस्ट अपने ट्रेडिशन से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, जबकि ये ट्रेडिशनल रवायत के जो ग्रोह आपने बात की उनका ताल्लुक आपस में रह चुके हैं और वो बात भी इस चीज पे कर रहे हैं। एक ये क्वेश्चन, और सेकेंडली जो आपने अभी बात की कि हमारा सफर एपिस्टेमोलॉजी से नहीं ऑन्टोलॉजी से एपिस्टेमोलॉजी की तरफ जा रहा है, तो क्या उसकी रीजन ये भी है कि हम इतने ज्यादा मेथडोलॉजिस्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे और उनकी एप्लीकेशंस नहीं आ रही? जी, ये दोनों आपने बड़ी अच्छी ये दो बातें की। एक तो ये कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, उसका एक जवाब तो इन्हीं तहरीरों में अभी पढ़ते हुए भी हमें नजर आएगा
کہ ये एक नफ्सियाती मसला बन चुका है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल्ड कमेंट आएगा, मैं उस पर इसको छोड़ता हूँ कि किस अंदाज में उसको एक ये नफ्सियाती इश्यू के तौर पे कह रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई सुप्रीमेसी ऑफ वेस्टर्न थॉट है जो हमें नहीं जाने दे रही, बल्कि वेस्टर्न थॉट और वेस्टर्न मेथोडोलॉजी, खुसूसन इसके अंदर वो एम्पिरिकल मेथड जो है वेस्ट का, उसकी जो बात करेंगे, या फिर उनकी क्रिटिकल फिलॉसफी के अंदर जो मेथोडोलॉजीज हैं उनकी बात करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो उनकी सुप्रीमेसी की वजह से या उनके अंदर एक ऐसा तफव्वुक मौजूद है कि हमारी मेथोडोलॉजीज जो हैं उनको बिल्कुल हमें बरूए कार नहीं लाना चाहिए। बल्कि यहाँ पर सिराज साहब जो कमेंट करेंगे वो तो ये कि ये एक खास नफ्सियात हमारी डेवलप हो गई है कि हम इस तरफ नहीं आ पा रहे। उसकी कुछ वजूहात और डिटेल्स भी इन आर्टिकल्स में समझ आएंगी हमारी कि वो ऐसा क्यों है, नफ्सियाती एक सूरत हाल ये क्यों पैदा हो गई है और ये कैसे पैदा हो गई है, इसकी बात इसमें सिराज साहब का तो मौकफ इस हवाले से ये है। दूसरा ये भी चीज कि हमारे जो मेथोडोलॉजिस्ट हैं वो उन्होंने मेथोडोलॉजी पे जो काम नहीं किया, इससे नो डाउट एपिस्टेमोलॉजी के हवाले से जो चीजें हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि हमारी रवायत में और जिस रवायत की हम बात करने जा रहे हैं, जिस रवायत के साथ इस्लामिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन का हिंदुस्तान की जिस इल्मी रवायत से रब्त होने लगा था या तारफ होने लगा था, तो ऐसा नहीं था कि उस ऑन्टोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के अंदर इल्म के हवाले से या मेथोडोलॉजी के हवाले से काम नहीं हुआ था। वहां पर काम हुआ, इवन इंडियन ट्रेडिशन के अंदर भी, इस्लाम से पहले के हिंदुस्तान के अंदर भी मेथोडोलॉजी पे बहुत खूबसूरत काम मौजूद है, और उसका मैं हवाला भी दूंगा और उसकी कुछ चीजें हम शेयर भी करेंगे, उनको देखेंगे भी। लेकिन उसमें डेफिशिएंसी ये है कि हमने जो मॉडर्निटी ने जो यूं कह लें कि हमारी आंखें जो चुंधिया दी, तो उसमें हमारी नजर नहीं रही उन मेथोडोलॉजीज के ऊपर जो पास्ट में काम हुआ। और फिर कॉलोनियलिज्म की वजह से हमने जो हिम्मत हार दी और जो ये चीजें हुई, उसकी वजह से बाद में तो मेथोडोलॉजी पे काम फिर उसकी वजह से खत्म हुआ और कम हुआ। लेकिन हमारे यहाँ मुस्लिम ट्रेडिशन के अंदर असूलियीन का जो काम है वो खालिस्तन मेथोडोलॉजी का काम था। अब हमारा असूल के डिसिप्लिन के अंदर काम बहुत कम हो गया। इंडियन ट्रेडिशन के अंदर मेथोडोलॉजी ऑफ नॉलेज के ऊपर स्टांसेस जो हैं, 6 स्टांसेस उनकी बड़ी अहम है, वो बड़ा अहम काम था प्री इस्लामिक ट्रेडिशन के अंदर भी, और इवन इस्लाम आने के बाद भी उसके बड़े मराकज यहाँ पर हिंदुस्तान में रहे। बनारस के अंदर एक बहुत बड़ा मरकज था जो इसी पे काम कर रहा था, लेकिन हमने उनको अपने मुताले से निकाल दिया हुआ है। और जदीद टाइम वक्त के अंदर हम खुद क्योंकि मॉडर्निटी के इतना जेरे असर आए अपने कॉलोनियल पीरियड के अंदर और उसके बाद भी इवन, कि उसकी वजह से हमारी वो नजर में ही नहीं रहा, हमारे आइडियल्स में ही वो शामिल नहीं रहा। तो ऐसे लोग यूं समझ लें कि ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि जो इन हालात में भी इस काम को लगे रहे हैं कि मेथोडोलॉजीज पे और इस्लामिक ट्रेडिशन की मेथोडोलॉजीज को अपने काम के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर जो है लेके आते रहे। तो ये सबसे बड़ा सरमाया है यूं समझ लें इस वक्त हमारे इस हालात में इस्लामिक वर्ल्ड के पास इस किस्म के लोग। ये एक वजह है। जी आगे। सारा बानों ने हाथ खड़ा किया है। जी जी बिल्कुल। There are 2 points which I want to make here. एक तो आपने अभी कहा कि वेस्टर्न सुप्रीमेसी ऑफ नॉलेज नहीं है एज सच, इसको रोकने के लिए कि एक सर्टन मेथोडोलॉजी को बड़ा प्रेफर करते हैं। ये बात सही नहीं है, क्योंकि खास तौर पे स्पेशली बहुत ज़्यादा काम अभी हो रहा है क्रिटिकल रेस थ्योरी और क्रिटिकल थ्योरी और स्पेशली पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के हिसाब से, स्पेशली वेस्टर्न एकेडेमिया में। और इसी बात को, ये जो वेस्टर्न सुप्रीमेसी ऑफ नॉलेज है, उसको चैलेंज करने की कोशिश की जा रही है। और ये बहुत एक तरह से जिसे कहना चाहिए कि कॉलोनियल एजेंडा था कि हाउ सर्टेन नॉलेज और सर्टेन फॉर्म ऑफ नॉलेज वुड बी कंसिडर्ड सुपीरियर एंड बेटर एंड विल बी टॉट, और जो दूसरे नॉलेज हैं उनको एक्सोटिसाइज कर दिया जाएगा। आपने एडवर्ड सैड की बुक रेकमेंड इस आर्टिकल में मेंशन किया है। बेसिक प्रेमिसेस ऑफ एडवर्ड सैड वर्क इज दिस के, और जितने भी पोस्ट कॉलोनियल थियरिस्ट हैं
وہ یہی, اور ہم لوگ یہاں جو کام کر رہے ہیں اس ایریا میں, ہم لوگ وی آر پشنگ بیک دیز باؤنڈریز. It's a battle every day when you design a course which knowledge would be considered. میرے American students نہیں پڑھنا چاہتے Islamic thought کو, وہ نہیں جاننا چاہتے کہ what happened outside the US. So it's the battle which we are doing here. اور اس طرح جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کہ لوگ کام نہیں کر رہے, this is wrong again, because there are so many people who are working, who are pushing the boundaries اور ان ڈسکشنز کو لانے کی کوشش, کیونکہ ہمیں ایکزوٹیسائز کر دیتے ہیں یہ لوگ یہاں پہ ہماری. they never want to think اچھا تو تم کی یہ ایک ٹریڈیشن ہے جیسے یوگا ہے, یو نو لائک یوگا کو ایک ایکزوٹیسائزڈ امیج ہے, ٹھیک ہے, تو یہ کوئی ریئل نالج نہیں ہے, یہ فلفی اسٹف ہے, ٹھیک ہے. تو ہم اس کو فن کے طور پہ, تو کوئی میڈیٹیشن از اے فن, یو نو, بٹ اگین ٹیکنگ اوے تھنگس away from center, never understanding the originality and the center of the thought, وہ ہے یہاں پہ. اور immediately لوگ آپ کو کہیں گے, اور نالج کنٹرول آپ دیکھیں جتنی بڑی کانفرنسز ہوتی ہیں وہ ویسٹ میں ہوتی ہیں, ان کے جرنلز یہاں پہ ہیں, جرنلز کے اسٹینڈرڈس کون یہاں پہ ڈیسائیڈ کرتا ہے, ان کی لینگویج کون ڈیسائیڈ کرتا ہے, ایک پیپر لکھا کیسے جائے گا وہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے. یہ ساری ویسٹرن سپریمیسی ہے نالج پہ, اور بڑی اسٹرانگ ہے. ہم لوگ تو اپنی زبان میں بھی نہیں لکھ سکتے یہاں پہ. تو ایک یہ ہماری اینڈ اٹ ہیز بین اسٹرکچرل, مطلب یہ ہم اپنے آپ کو بلیم نہیں کریں گے کہ ہماری یہ ساری غلطی ہے. اٹ ہیز بین میڈ ان اے وے اینڈ کریٹڈ دا سسٹم. سو ایڈورڈ سیڈ جیسے لوگ کولمبیا میں بہت پروفیسر تھے, گایتری اسپیوک ان کے ساتھ کام کرتی تھی. تو یہ سارے لوگ انہوں نے بہت جنگ کی ہے, اور یہ جنگ ابھی بھی چل رہی ہے یہاں پہ ڈیفینیٹلی ان سو مینی ڈسپلنس. آرٹ کو دیکھ لیں, ایجوکیشن کو دیکھ لیں. ایجوکیشن تو بہت ہی وائٹ واشڈ ہے, ایکسٹریملی وائٹ واشڈ ہے. آپ کوئی بھی ڈسپلن اٹھا کے دیکھ لیں. جی, اس میں اچھی بات آپ نے اس پرسپیکٹو سے بھی بات کر دی. یہ ہمارے نیکسٹ پیج کے اوپر اسی پرسپیکٹو پہ ہی بات آ رہی ہے, مطالعے میں بھی ابھی آئے گی. تو یہاں پر لیکن جس فکرے میں نے یہ بات کہی کہ یہ نفسیاتی ایک صورتحال ہے جس کی بات یہ کر رہے ہیں, تو نو ڈاؤٹ اس نفسیاتی کا بھی تعلق ہمارے وہ کالونائزڈ ہونے کے ساتھ ہے. یہاں پہ بھی وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں, اس پرسپیکٹو میں ہی ہے. لیکن جو بات یہاں پہ میں کہہ رہا تھا کہ اس کی سپریمیسی سے یہ نہیں مراد کہ کنٹرولڈ ہے کہ نہیں, یا طاقت کا اس میں استعمال کتنا ہے اور ویسٹ جو ہے اس کو کس طرح استعمال کر رہا ہے. یہاں پر سپریمیسی سے یہ مراد ہے کہ اس کے تفوق کا میں نے 7 لفظ استعمال کیا کہ اس میننگ میں کہ ایسا نہیں ہے کہ اپنی میتھڈالوجی کے اعتبار سے وہ کوئی اسٹرانگ میتھڈالوجی ہے اور ہم اس وجہ سے مجبور ہو گئے ہیں کہ بہتر میتھڈالوجی کی وجہ, بلکہ وہ وجہ وہی ہے یورو سینٹرسزم یا اس قسم کے جو ہمارے. تو یہاں پر یہ ہرگز مراد نہیں کہ ویسٹ کے اندر یہ نہیں کیا جاتا کہ اس پہ جو ایک پوری ایک ہسٹری ہے اس علم کو, وہ تو فوکو کو ہم نے جب دیکھا پچھلی نشست کے اندر بھی, تو اس کا بیسک پریمیسز ہی یہ ایڈورڈ سائڈ وغیرہ نے بھی اسی بنیاد پہ چیزیں جو آگے فردر ڈیولپ کی ہیں, تو اس کا تو بیسک پریمیسز ہی یہ ہے کہ علم کی تشکیل طاقت کے زیر اثر ہی ہو رہی ہے, اور ہر اپسٹیم کی جو شفٹ ہے اسی کے تحت ہی ہو رہی ہے. تو یہ چیز تو ایسی ہے کہ جس کے اوپر ہمارا اتفاق ہے, اور پچھلے سیشن میں بھی ہم نے, تو یہاں پہ یہ مراد ہے کہ ایسا نہیں کہ ان کی میتھڈالوجیز کوئی بہت زیادہ ویلڈ تھیں کہ جس وجہ سے ہم اپنی میتھڈالوجیز استعمال نہ کریں. ہماری اپنی چیزوں کی سٹڈی کے اندر بھی وہ بہت ویلڈ ہیں, یا وہ واقعی کچھ زیادہ ہمارے سے سپیریئر میتھڈالوجیز تھیں کہ ہم اس وجہ سے ان کو ایک انفیریئر میتھڈالوجی کے طور پہ چھوڑ دیں اپنی میتھڈالوجیز کو. بلکہ یہ اسی کالونیلزم کے دور کے اندر ہی, خصوصاً جیسے کہا کہ پری کالونیل پیریڈ کے اندر اصول پہ بہت کام ہے ہمارے ہاں, اور انڈین ٹریڈیشن کے اندر بھی بہت زیادہ کام سٹانسز کے اوپر کیا گیا ہے. تو لیکن کالونیل پیریڈ میں آ کے اور اس کے بعد آ کے یہ معاملہ ہوا کہ ہم ایک خاص نفسیات کا شکار ہونے کی وجہ سے اس کے زیر اثر, یہی پوائنٹ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ انہوں نے اس کا کرافٹڈ تھا یہ سارا معاملہ,
और इस अंदाज में नॉलेज को जिस अंदाज में वो पैदा करना चाहते हैं, तो मेथोडोलॉजीज भी उसी किस्म की और उनका इस्तेमाल भी, ये तजरबी मिनहाज जो है, एम्पिरिकल स्टडी के हिस्सी मिनहाज जो है, एम्पिरिकल मेथड्स जो हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं ये इनको पैदा ही उन्होंने क्या है खास तनाजर में किया और उनका इस्तेमाल भी खास। तो ये बात तो बिल्कुल। दूसरा ये कि उसके ऊपर लोग, नो डाउट आपने जैसे कहा कि वहां पे लोग वेस्ट के अंदर से कुछ लोग हैं जो इस पे काम करने की कोशिश करते हैं। इवन वेस्ट के लोग जो हैं, इवन जो इस्लामिक ट्रेडिशन के लोग नहीं हैं, तो ज्यादा अच्छी और बड़ी क्रिटिक वहीं से उठ रही है। जैसे फोको का अपना काम है, तो फोको वेस्ट का एक अच्छा क्रिटिक खुद भी है, ऐसा नहीं है कि वहां। इसी तरह फिर उसके जेर साया, जैसे मैंने कहा, जेर असर उनकी फिक्र के भी कि तलाल असद की जैसे हमने बात की, तो ऐसे लोग वहां पर, गायत्री स्पिवाक का आपने जैसे जिक्र कर दिया, तो ऐसे लोग यकीनन वहां पे अदर ट्रेडिशन से हैं कि जो लोग होमी भाभा हैं, तो ये सारे लोग जो हैं नो डाउट इसके ऊपर वो अटेम्प्ट करते हैं, एफर्ट करते हैं। लेकिन बुनियादी इशू जिसकी यहाँ पे हमने बात की और ये सवाल में भी जो ज्यादा था कि हम लोग जो वेस्ट के अंदर नहीं हैं, इन एरियाज के अंदर उलूम पे काम करने वाले जो लोग हैं और यहाँ पे निस्बतन एक और माहौल में काम कर रहे हैं और अपने ओरिजिनल सोर्सेज तक एक्सेस कुछ है भी इन लोगों की, तो उन लोगों के अंदर भी ये दाइये का सवाल जो था कि बहुत बुनियादी सतह के ऊपर एक जरूरत का जहन के अंदर एक ख्वाहिश का पैदा होना, एक एहतियाज का पैदा होना, एक नेसेसिटी जो है उसका एमर्ज करना कि ये एमर्ज नहीं करती रही कि ऐसा भी होना चाहिए। तो हमारे यहाँ ये थोड़े लोग हैं कि जो लोग इस पैटर्न पे काम करें, कि जो इस रुख पे काम करें कि हमारी अपनी ट्रेडिशन का जो पर्सपेक्टिव है उसके अंदर असूली काम भी करें, मेथोडोलॉजीज भी वसा करें और उन मेथोडोलॉजीज की बुनियाद के ऊपर अपनी एप्लीकेशंस भी उसके ऊपर वो सामने लेके आए मुख्तलिफ डिसिप्लिन के अंदर, और उन्हीं मेथड्स को इस्तेमाल करके दिखाएं और उसको प्रैक्टिस में लेके आए। तो हमारे यहाँ पे इस तनाजर के अंदर जो है बहुत गिनती के लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं और उनके काम बहुत थोड़ा है ऐसा कि हम अब बहुत हमारे सामने लोग आएंगे। कुछ और लोग जिनका जिक्र यहाँ पर जरूरी है कि इसी तरह यही हमारी पोस्ट कॉलोनियल ट्रेडिशन में काम करने वाले हमारे यहाँ भी नासिर अब्बास नैयर हमारे यहाँ पर वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरह मोहम्मद बिन जौहर एक अच्छा नाम है, वो भी हमारी मुस्लिम एपिस्टेमोलॉजी के हवाले से या यूं समझ लें कि असरे हाजिर के अंदर हमारा तसव्वुर इल्म क्या होना चाहिए इसके ऊपर उन्होंने भी काम शुरू किया है। अब एक ये पैटर्न पैदा हुआ है, तो 30 साल पहले जब 80s का काम है ये हमारे सामने जिसको हम देख रहे हैं, तो उस वक्त तो बिल्कुल मतलब है और थोड़े लोग थे। और ये चीजें आज हमारे बेशुमार जो मुस्लिम स्कॉलर्स वेस्ट की यूनिवर्सिटीज के अंदर भी पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो भी इस रुख में काम करने लग गए हैं कि मिशेल फोको का जो एक मेथोडोलॉजीज है उनको इस्तेमाल करके भी अपना काम कर रहे हैं और इन चीजों पे जा रहे हैं, इन पर्सपेक्टिव्स के अंदर भी जा रहे हैं। लेकिन अभी भी वहां पर इसकी भी और जरूरत है कि इस रिवर्स पैटर्न के ऊपर कि मेथोडोलॉजीज इस अंदाज में वजह हो कि जहां पे रुख रूह से मादे की तरफ हो। और एक दूसरा जो अहम चीज है कि इसके अंदर क्रिटिक का काम तो बहुत ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। हमारे यहाँ भी जो बड़ी एक दिक्कत है कि हम वेस्ट के काम की क्रिटिक के ऊपर तो हमने काफी कुछ किया है, अभी भी रिसेंट टाइम्स के अंदर भी हम कुछ उस कॉलोनियल स्पेल से कुछ निकलने की कोशिश में, इस पोस्ट कॉलोनियल जो एक सराउंडिंग है उनके अंदर वेस्टर्न क्रिटिक की तरफ काफी माइल हो गए हैं। लेकिन अगर अभी भी उसको डिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं उनकी दी हुई थियरीज को, लेकिन अभी भी हम मुतबादल या अल्टरनेटिव देने की तरफ कम बढ़ रहे हैं। तो ये जो लोग हैं, कामिल खान मुमताज साहब हैं, ये सिराज मुनीर हैं, मोहम्मद बिन जौहर हैं, ये लोग यहाँ पर यूं समझ लें कि ये उन लोगों में से हैं जो अल्टरनेटिव्स भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका काम सिर्फ मगरब की तनकीद तक महदूद नहीं है, इनका काम सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, बल्कि यूं कह लें कि ये एक अल्टरनेटिव पैटर्न्स भी आपको दे रहे हैं और उनके ऊपर अपना काम करके एप्लीकेशंस भी हमारे सामने उसकी आने लग। ऐसा बहुत थोड़ा है अभी हमारे यहाँ, लेकिन बहरहाल ये एक सिलसिला
शुरू हुआ है हमारे यहाँ और इस पे नजर होनी चाहिए। जी आगे ये पढ़ना चाहेंगे? मैं पढ़ देती हूँ जब तक वो खोल रहे हैं। जी 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 जी, जी पढ़ें आप इसको थोड़ा सा, ताकि एक तनासब के बिगड़ने का नतीजा पिछली कुछ सदियों में मजहब के वो मुताले हैं जो खालिस्तन मादी नुक्ता नजर से किए गए हैं और अब एक पूरे शोबे इल्म की हैसियत इख्तियार करके समाजियात मजहब कहलाते हैं। इस अनवान के तहत मजहबी मज़ाहिर से मुतल्लिक बहुत मवाद जमा किया गया, इनकी एक खास तरतीब वाज़े की गई और इनसे नताइज का इस्तखराज किया गया। लेकिन इसके बावजूद मजहबी और बहुत से गैर मजहबी हलकों में भी इनके मुतालों को नाक़िस समझा जाता है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि समाजियात मजहब के तहत जो मुताले किए जाते हैं वो मजहब मज़ाहिर के वारे फितरी सरचश्मियों का रद्द करते हुए मजहबी मज़ाहिर और वारदात तहजीब और असूल हरकत को तारीख, नफ्सियात या समाजियात के असलाहतों में मुनस्सर करते हैं। इस्तिलाहों में मुनस्सर करते हैं। थैंक यू। यहाँ ये कहा जा सकता है कि ये तरीक़ाकार फ़लसफ़े में तनकीदी मनहाज से और अलूम में हसियाती मनहाज हिस्सियाती मिनहाज से इतलाक से पैदा होते हैं और ये दोनों मुताले के जायज़ मनहाज हैं। लेकिन इस सिलसिले में असूली बात ये है कि किसी मनहाज के दुरुस्त या नादुरुस्त होने का दारोमदार इस पर अमर है कि इसके असूल मौजू मुताले के किस नूम की मुताबिकत रखते हैं। दूसरे ये कि तनकीदी और हसियाती मनहाज को अलूम की दुनिया में 19वीं सदी में जो मुतल्लिक बालादस्ती हासिल की वो खत्म हो चुकी है और खुद इस पर इतने एतराज़ात का दौर शुरू हो चुका है। एतराज़ात का दौर शुरू हो चुका है। ओके वरूद शुरू हो चुका है। तो मजहब खालिस इंसानी और मादी नोयत के मुजाहिर पर इसका इतलाक मुशकूक है। इस मनहाज पर इससे जन्म लेने वाले तस्वर असबाबो अमल पर बहुत अहम तनकीद मिशेल फूको की किताबों में खसूसन द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में दिखाई देती है। अगरचे ये ताज़ा किताबें हैं लेकिन एतराज़ात का ज़हूर बहुत पहले से शुरू हो चुका था। कार्ल मिनहाइम इसी तरीक़ेकार का जिक्र करते हुए ट्राइश के हवाले से लिखता है। बस ये हम यहाँ पे रुकते हैं। इसके पैराग्राफ को जो ट्राइलिश का जो है इसको हम अभी देखते हैं। तो अब तक ये जो हमने पेज पढ़ा इसके अंदर दो थीम्स आए। जो पहला तो एक थीम वही जिसको हम पीछे अभी सवाल के अंदर डिस्कस कर रहे थे कि वो एक ओरिएंटलिस्ट पर्सपेक्टिव के ऊपर क्रिटिक है कि जो एडवर्ड सईद की क्रिटिक है बुनियादी तौर पे। यहाँ पे उर्दू के अंदर वो लिखी गई है, आपके सामने आ गई है कि वो मजहबी फिक्र से पैदा होने वाले जो मज़ाहिर हैं या मजहब के ज़ेरे असर पैदा होने वाली जो तहजीबें हैं तो उन तहजीबी मज़ाहिर के मटेरियल को इकट्ठा किया जाता है, उनके ऊपर मुख्तलिफ टैक्स को किया जाता है और उनको फिर मेथोडोलॉजी के तहत एक खास तरतीब के अंदर लाके रखा जाता है और उसको स्टडी कर लिया जाता है। तो वेस्ट में एक तो ये काम हो रहा है। ये वही जो एडवर्ड सईद की क्रिटिक है, ओरिएंटलिज्म वाली जो क्रिटिक उनकी, कि वहां पे मेथोडोलॉजी क्या इस्तेमाल हुई है कि उस मेथोडोलॉजी के नतीजे में एक और तरह की स्ट्रक्चर हमारे सामने पूरी ढल के आती है कि मटेरियल तो सारे का सारा हमारी ट्रेडिशन का है लेकिन उसको रीअरेंज एक नए पर्सपेक्टिव में कर दिया गया है। तो हमारा अपना ट्रेडिशन का जो इस्लाम या इस्लामी फिक्र होती है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ एक इस्लाम या इस्लामी फिक्र हमारे सामने एक डेवलप हो जाती है इस मेथोडोलॉजी के डिफरेंस की वजह से कि उसी मटेरियल को अपने अंदाज में रीअरेंज किया जाता है जो इस तशराक के अंदर जो एक मेथोडोलॉजी ओरिएंटलिस्ट की मेथोडोलॉजी है। तो ये उसी पे क्रिटिक है जिस पे थोड़ी सी डिटेल में अभी हमारे दरमियान एक डिस्कशन भी हो रही थी। तो ये उससे वाजे है कि मजहबी हलकों में इस किस्म के मुताल्लों को नाक़िस समझा जा रहा है
जो एक ओरिएंटलिस्ट पर्सपेक्टिव में हुए हुए काम और एडवर्ड सईद की क्रिटिक के मुताबिक जो एक इस्तशराक की जो खामियां हैं उनको, उनकी मेथोडोलॉजी को ये सामने लेके आए, ओरिएंटलिस्ट का सारा जो काम है। तो पहला पोर्शन तो इस पेज के अंदर ये था, और दूसरा जो इससे ही मुतल्लिक जो हिस्सा है कि जिसमें वो डायरेक्ट कह रहे हैं कि तहजीब ये वो मजहबी मज़ाहिर के वराए फितरी सरचश्मों का इनकार करते हुए मजहबी मज़ाहिर, वारदात, तहजीब और असूल हरकत को तारीख, नफ्सियात या समाजियात की इस्तिलाहों में मुनसर करते हैं। यहाँ ये कहा जा सकता है कि ये तरीक़ेकार फ़लसफ़े में तनकीदी मिनहाज से और उलूम में हिस्सियाती मिनहाज के इतलाक से पैदा होते हैं। ये वही असूल या प्रिंसिपल जिसकी हमने पीछे बात की कि वो जो मजहबी मज़ाहिर के वराए फितरी सरचश्मों का इनकार जो है, यह हमने बात की कि इंसान और कायनात के ताल्लुक के नतीजे में पैदा होने वाले जो डिसिप्लिन्स हैं उसकी टर्मिनोलॉजी के अंदर ही चीजों को देखा जाता है, और जो ट्रांसेंडेंटल फोर्सेस हैं रिलीजन की, जो रिलीजन की ट्रांसेंडेंट रियलिटीज हैं, उनके साथ इसको कनेक्ट करके चीजों को जब नहीं देखा जाता तो ये प्रॉब्लम जो क्रिएट हुआ है ये फिलॉसफी के अंदर, क्रिटिकल मेथोडोलॉजी के अंदर और साइंसेस के अंदर जो है एम्पिरिकल मेथड के अंदर, हिस्सियाती जो है ये एम्पिरिकल मेथड जो आप कह रहे थे कि हिस्सियाती जो की, तो ये जो मेथड्स हैं ये असल में इंसान और कायनात के ताल्लुक से ही पैदा हुए हैं और उसको देखने के लिए ही ये वजह किए गए हैं। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ पे जो एक बड़ी अहम चीज इन्होंने कही कि ऐसा नहीं है कि क्रिटिकल मेथड जो है फिलॉसफी के अंदर इस्तेमाल होने वाला या फिर साइंस के अंदर जो एम्पिरिकल मेथड जो है ये इस्तेमाल होने वाला, ये ऐसा नहीं है कि एज मेथड हम इसको बिल्कुल निगेट कर दें कि ये मेथोडोलॉजीज जो हैं ये किसी हद में भी या किसी जगह में भी या किसी तरीके से भी इनका इस्तेमाल ही बिल्कुल ममनू है। तो ऐसी बात नहीं, वो सिराज साहब कह रहे हैं कि इनका नाजायज होना या इनका जवाज ना होना ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो वो पॉइंट रेस कर रहे हैं कि हमारी अपनी ट्रेडिशन जो है जिसके अंदर ट्रांसेंडेंट रियलिटी से ताल्लुक की वजह से चीजों की बुनत और तरह की है और चीजों का फ्लो और तरह का है, उनको स्टडी करने के लिए भी क्या ये मेथोडोलॉजीज वैलिड हैं? यहां पर उनका आर्गुमेंट ये है कि ये मेथोडोलॉजी का जो एक खामी है उसको वो हाईलाइट करने की बजाय उस मेथोडोलॉजी को ओन करते हुए भी वो ये कह रहे हैं कि यहां पर हमारे मुतालियात में या हमारी ट्रेडिशन को देखने में या मजहबी रवायात के साथ जुड़े हुए उलूम को या फिक्र को या उस रवायत को देखने में अगर हम इन मेथोडोलॉजीज को इस्तेमाल करते हैं कि जिनका ताल्लुक ही बिटवीन मैन एंड यूनिवर्स जो ताल्लुक है उसको एक्सप्लोर करने के लिए जो वजह की गई थी उसको हम यहाँ पर उसका इतलाक कर रहे हैं, उसको अप्लाई करके देख रहे हैं कि जो रिलेशनशिप बिटवीन ट्रांसेंडेंटल रियलिटीज एंड यूनिवर्स एंड मैन उससे डेवलप हुई है जो फिक्र, तो वहां पर इसका इतलाक जस्टिफाइड नहीं है। यहाँ पर सिराज मुनीर साहब ये बात कर रहे हैं इस पैराग्राफ के अंदर, और उस पे वो बात ये कह रहे हैं कि ये जो मेथोडोलॉजीज हैं इन मेथोडोलॉजीज के ऊपर तो अब इवन इनका एक मेथड होने के बावजूद भी वेस्ट के अंदर से क्रिटिसिज्म भी उभर आई है कि ये क्या वेस्ट की अपनी स्टडी के लिए भी या बजाते खुद मौजूदा दौर की फिक्र जो है उसके मुतालियात के अंदर भी क्या ये अथॉरिटीज हैं या यूं समझ लें कि क्या ये हतमी मेथोडोलॉजीज हैं। तो इसके ऊपर मिशेल फोको की जैसे क्रिटिक है आर्डर ऑफ थिंग्स और आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज का उन्होंने हवाला दे दिया यहाँ पर कि उसके अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ी क्रिटिक कर दी है अब, और ये बात आप इस अंदाज में अगर कहें कि ये मेथोडोलॉजीज जो एम्पिरिकल मेथड है या क्रिटिकल मेथोडोलॉजी फिलॉसफी की जो है इसका इतलाक या इसको इस्तेमाल करना हमारी अपनी फिक्री रवायत को समझने के लिए ये तो जस्टिफाइड बिल्कुल ही नहीं है। हत्ता कि अब तो वेस्ट वाले कह रहे हैं ये वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन को देखने की भी सही रवश नहीं है, इनकी क्रिटिसिज्म भी मौजूद है। और ये क्रिटिसिज्म आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज और ऑर्डर ऑफ थिंग्स के अंदर जो है
फोको, मिशेल फोको की किताबों के अंदर उन्होंने जहाँ पे बात की, और उसके साथ एक हवाला दे दिया उन्होंने कि इवन इससे बहुत पहले पिछली सदी के आगाज में ही कार्मेन हाइन की जो सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, उनकी जो एक एसेज ऑन द सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, उसके अंदर टाइलिश के हवाले से एक जो पैराग्राफ लिखा, ये पैराग्राफ हम देख लें, फिर अगर कोई आपकी ब्रेक का टाइम है तो हम इस पे कर लेंगे। ये पैराग्राफ बहुत अहम है। असल में मैं यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट के इन 2-3 सफों में पहले में इस पैराग्राफ पे पहुंचना चाहता था। इससे हमारी आगे मेथोडोलॉजी वजह होगी कि हम कैसे देखना चाह रहे हैं इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन को और इस्लामिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन को, और इस्लामी फिक्री रवायत हिंदुस्तान में जो है उसको देखने में हमें क्या मदद मिलेगी। तो ये पैराग्राफ कोई पढ़ दे, बस ये कोटेशन के अंदर जो है छोटा सा 2-3 लाइनें, तो आप ही पढ़ दें। पढ़ रही? जी जी। मुबस्तर के तनाज़ुर की तारीख हैसियत से पैदा होने वाले मियार के इतलाक के अलावा माजी के किसी खास अहद को इसके अपने मियारों और अक़दार के जरिए भी बयान किया जा सकता है और इसकी हैसियत मुतय्यन की जा सकती है। इल्म तारीख की ये शक्ल भी दुरुस्त है। मौरख माजी के ज़मानों को इन ज़मानों के अपने मराकज़ के जरिए भी पहचान सकते हैं। माजी के ज़मानों में ये मराकज़, तो ये बस रुक जाए यहाँ पर एक दफा, ये कोटेशन आ गई जो ट्रायलिश के हवाले से कार्मेन हाइन की किताब एसेज ऑन सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज से यहाँ पर इन्होंने नकल की है कि 2 मेथड्स का ये असल में एक कंपैरिजन है कि एक तो ये जिन मेथड्स की हम पीछे बात कर रहे हैं कि जो मुबस्सर के तनाज़ुर की तारीखी हैसियत से पैदा होने वाले, जैसे हम आज ये देखने की कोशिश करते हैं कि स्पेक्टेटर आज का है, आज के दौर में बैठा फर्द है, वो अब चाहता है कि इस्लामिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन इन इंडिया 13वीं सदी, 14वीं सदी या 16वीं सदी में हम उसको देखें और उन चीजों का एक मुतालिया करें। तो वो हम अपनी तारीखी हैसियत और अपना जो पर्सपेक्टिव है इस दौर का, उसके अंदर बैठ के जो चीजों को देख रहे हैं और अपनी मेथोडोलॉजी और उनको अप्लाई करके देख रहे हैं। माजी के खास अहद को अपने दौर और अपने मियारों और अपने अकदार के जरिए, अपने वैल्यू सिस्टम के जरिए जो अब का तनाज़ुर है उसमें हम पास्ट के खास लम्हे की फिक्र को भी देखते हैं। जो एक तो ये तरीका है, और इसकी बड़ी कोशिशें आजकल मॉडर्न वेस्ट में हो रही हैं कि जदीद मेथोडोलॉजीज का इतलाक हमारे पास्ट के किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर करके देखा जाता है। जैसे हम ये बात कर रहे थे कि मॉडर्न फेमिनिस्ट थेरीज का इतलाक करके हम माजी में औरत का मुकाम उसका तयन करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक हमारी प्रैक्टिस भी है कि हमने, जैसे हमारी इस्लामिक फेमिनिज्म के अंदर ये जो नई 70s के अंदर 80s के अंदर जो मेथोडोलॉजीज वेस्ट के अंदर डेवलप हो रही थी, तो उन मेथोडोलॉजीज हम एग्जिस्टेंशियलिज्म के तनाज़ुर के अंदर, हम मिशेल फोको के काम के तनाज़ुर के अंदर, हम वेस्ट के अंदर पैदा होने वाली डीकंस्ट्रक्शन के तनाज़ुर के अंदर, हम उस दौर के मतन को डीकंस्ट्रक्ट करके देख के फेमिनिज्म के ज़ेरे असर हम एक खवातीन का मुकाम या उनकी कंट्रीब्यूशन उसको उस तनाज़ुर में देखते। आज की थेरीज की मदद से, आज के पर्सपेक्टिव में, आज के दौर के तनाज़ुर में और आज के सब्जेक्ट के तौर पर हम उन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी की कोशिश करते हैं। तो एक तो ये मेथड है। एक दूसरा मेथड जिसकी बात ये यहाँ पे ट्रायलिश ने की है, ये 1 सदी पहले भी वो इस किस्म का एक ख्वाहिश मौजूद थी उनके स्कॉलर्स के अंदर कि ऐसा भी होना चाहिए, और ये क्रिटिक इन मेथोडोलॉजीज की मौजूद थी कि इसकी हैसियत मुतय्यन की इल्मी तारीख की ये शक्ल भी दुरुस्त है। वो कहते हैं ठीक है, ये मेथड भी यूज करें, आप इन थेरीज का भी देखें, माजी और हाल के मुताबिक माजी को देखने की भी एक रविश, ये भी मेथड यूज करके देखें, लेकिन मुअर्रख माजी के जमानों को उन जमानों के अपने मराकज के जरिए भी पहचान सकते हैं। अब ये एक बिल्कुल दूसरा मेथड है जिसकी बात कर रहे हैं कि उस फिक्र के, जिस दौर की फिक्र को देख रहे हैं, जिस तहजीब की फिक्र को देख रहे हैं, जिस तहजीबी दायरे की फिक्र को देख रहे हैं, जैसे हम हिंद इस्लामी तहजीब के फिक्री दायरे को देखना चाह रहे हैं, तो उस तहजीब के, उस दौर के, उस फिक्र के अपने जो मराकज हैं, अपने जो इंटेलेक्चुअल सेंटर्स हैं या अपनी जो असूल हैं, उनकी बुनियाद के ऊपर भी उनको स्टडी करना चाहिए।
تو یہ اس دور کے اندر ہی یہ ایسیز آن دا سوشیولوجی آف نالج جب کارل بینہائم لکھ رہا ہے تو اس وقت بھی یہ بات سامنے ہے اور یہ کی جا رہی ہے کہ ایسا بھی ہونا چاہیے. تو ہمارا بھی اس کورس کو پڑھنے کا جو انداز ہوگا کسی حد تک یہ واضح ہو کے اب سامنے آئے گا آپ کے کہ یہ پہلے والا جو ایک پیٹرن ہے اس کی چیزیں بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں, ان میتھڈالوجیز کو بھی ہم اس کے سامنے رکھ کے دیکھ رہے ہیں. ہم نے جیسے ہیگلین پرسپیکٹو کی بات کی پچھلی نشست میں, میشل فوکو کے ہم نے فوکالڈین پرسپیکٹو کی بات کی, یہاں پہ بھی امپیریسزم کے اوپر بھی کومنٹ آ رہا ہے, تو ان کریٹیکل میتھڈالوجیز کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے. لیکن اصل میں ہم یہ پورا کورس یوں کہہ لیں کہ جس فکر کی بات کر رہے ہیں اسلامک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن اور انڈیا کے اندر اسلامک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن, تو یوں سمجھ لیں کہ اسلامی فکر کا ہندی جو روایت کا دائرہ ہے اس کو جب سٹڈی کرنا ہے تو ہمیں اس بات کا تعین کرنا پڑے گا کہ اسلامک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کے سینٹرز کیا ہیں. اور ہندوستان میں جب اسلامک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن ڈیولپ ہوئی اور یہاں پہ ایک اور طرح کی اسلامی فکر جو پروان چڑھی, وہ جن حالات میں اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی اور اس وقت علم کے مراکز کس قسم کے ہیں اور ان کے سینٹرل اور پرنسپل جو سینٹرز ہیں وہ کیا تھے, ان کے بنیادی سوالات کیا تھے, اس فکر کے اس دور کے بنیادی سوالات کیا تھے, اس تہذیب کا بنیادی سوال کیا ہے, اس اسلامی تہذیب کے ہندوستانی دائرے کے بنیادی سوالات کیا ہیں, اور اس سے پہلے جس فکر کے ساتھ اس کا ربط ہونے جا رہا تھا اس کے مرکزی سوالات کیا ہیں. تو ان مراکز کو دیکھنا پڑے گا اور ان کی روشنی میں اس فکر کو دیکھنا بھی, یہ بھی علم کو پیدا کرنے کا اور فکر کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے. تو یہ اس پیراگراف کے اندر ایک طرح کا ان دونوں میتھڈالوجیز کا یہ کمپیریزن بھی کسی حد تک سامنے آیا. تو اس پہ وقت ہے تو تھوڑا سا اور آگے پڑھیں بریکس اگر ہے. ڈاکٹر امجد, جسٹ میں نے ایک بات کرنی تھی اس پیراگراف سے. تو یہ ہم اسلامک ٹریڈیشنز یا ہسٹوریکل پرسپیکٹو کو تو شاید اس نظر سے دیکھ سکتے ہیں, پر انفارچونیٹلی ہم ویمن ہسٹری کے پرسپیکٹو کو نہیں دیکھ سکتے, اس لیے کیونکہ اگر ہم ہسٹری پڑھیں تو عورتوں نے تو کتابیں ہی, ہسٹورینز نے کتابیں ہی لاسٹ 200-300 ایئرز میں لکھنا شروع کی. امریکن ایک ہسٹورین ہے لینا گرڈر, اس نے فرسٹ ٹائم کمپائل کی انٹائر ہسٹری آف دا ورلڈ فرام اے وومینس پرسپیکٹو. تو انفارچونیٹلی چونکہ عورتیں نہ تو پڑھ رہی تھیں نہ وہ کمیونٹی کا مین پارٹ تھیں, اور ایون جو آپ اگر فیمنزم کی ہسٹری بھی دیکھیں تو ویسٹ میں بھی اور اسلام میں بھی یہ ہسٹری لاسٹ 200 ایئرز لائک 100 اور لائک لیٹ 19th سینچری سے اسٹارٹ ہو رہی ہے. تو یہ بڑی ریسنٹ فینومینا ہے. تو اس لیے چونکہ عورتوں کی نہ روایت کی لکھنے والی تھی نہ پڑھنے والی تھی, نہ ان کی لینس سے آدمی اس لینس سے لکھ رہے تھے ان کے بارے میں, پر وہ کتنا سچائی اور حقیقت بیان کر رہے تھے اس کو ہمیں بڑی کوشن کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے. تو اس لیے آئی تھنک کہ ویمن ہسٹری اور ان کی ٹریڈیشن کے پرسپیکٹو سے ماڈرن تھیوریز اور ماڈرن میتھڈز ہی سے ہمیں وہ ٹائم ریکنسٹرکٹ کرنا پڑتا ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اس کے اندر ہمیں کوشن ضرور اختیار کرنا پڑتا ہے بیکاز دیر مائٹ بی گیپس ان دیٹ, بٹ انفارچونیٹلی ہمارے پاس مٹیریل ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو ان ٹریڈیشن سے دیکھ سکیں, بیکاز انفارچونیٹلی وہ ٹریڈیشنل میتھڈس مین کے پرسپیکٹو سے لکھے جا رہے تھے اور آئی ڈونٹ تھنک کہ دے آر ایکوریٹ ٹو. جی جی ڈاکٹر صاحب آپ جواب دینا چاہ رہے ہیں تو اگر ہم 10 منٹ بریک کر لیں, میں مختصر سے اس کا جواب دے کے ہم سمجھ میں آ رہا ہے اس بات. جی مختصر سے اگر جواب دے کے ہم بریک کر لیں اور آپ بھی اس پہ کمنٹ کر لیں تو بریک کر لیں اس کے بعد, ٹھیک ہے. تو اس میں ایک چیز تو یہ کہ جیسے ہم نے کہا کہ ایسا نہیں ہے, یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ویمن پرسپیکٹو کے اوپر اس انداز میں جو ایک فیمنسٹ پرسپیکٹو آج کے دور میں جو پیدا ہوا ہے یہ تو اسی دور کے اندر ہی اس پہ کام ہو رہا ہے. لیکن ہمارا پرسپیکٹو یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے, یہ بھی آج کے دور میں بیٹھ کے ان میٹیریلز کو ہم نے اپنی میتھڈالوجیز کے اعتبار سے ایک اس کی ری ارینجمنٹ کر رہے ہیں, یہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ اس دور کی اقدار اور اس دور کے معیارات اور اس دور کے جو بنیادی اصول تھے
ایسا نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں ہے, وہ ابھی بھی ایسی چیزیں موجود ہیں. ایک یہ بات جو آپ کی کہ اس کے اندر کہ ٹیکسٹ کے اندر کئی چیزیں موجود نہیں ہیں, کہ ہمارا جو پرانا طریقہ ہے علوم کا, اس کے اندر جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, تو جیسے اسلامک فیمنزم کے اندر بھی جو یہ روایت, اس کے اندر بھی جو کام ہوا, تو وہ ویمنز پرسپیکٹو سے ری ریڈنگ قرآن فرام ویمن پرسپیکٹو, تو ویمن پرسپیکٹو سے ان چیزوں کو جب دیکھا جا رہا ہے, پڑھا جا رہا ہے, تو وہ بھی میٹیریلز وہیں سے استعمال کر رہے ہیں اسی دور سے. اور مثال کے طور پہ تاریخ تبری ہے, یا پھر احادیث کے اندر جو مجموعے اس دور کے اندر ہیں, اس میں خاص اسلوب تھا ان مجموعوں کے اندر کہ روایت کی بنیاد پر ایک ہی علم کے اوپر, ایک ہی بات پہ, ایک ہی سٹانس پہ جتنی بھی روایتیں ہیں اس کو اکٹھا کر دیا جاتا تھا. وہ ان پیٹرنز کا آج یہ فائدہ آ رہا ہے کہ یہ فیمنسٹ پرسپیکٹو پہ کام کرنے والے لوگ بھی اب انہی روایتوں کا استعمال کر رہے ہیں. ہماری علمی روایت اس طرح لینئر نہیں تھی کہ کچھ خاص چیزیں ہیں کہ جن کو تو ہم نے ریکارڈ کر لیا اور باقی کو چھوڑ دیا, جو کریٹیو میشل فوکو یہاں پہ ویسٹ کے حوالے سے کر رہے ہیں کہ کیا ہوا کہ ہسٹری کے اندر کچھ ایسے گیپس ہیں. ایسا نو ڈاؤٹ موجود ہے کہ ان ایشوز کے اوپر بعد میں آنے والوں نے کام نہیں کیے, لیکن جو بیسک میٹیریل اس میں چاہیے اور جن پرنسپلز کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے, جس طرح یہ تھیریز ڈیولپ کر کے اس کے لیے ہم میٹیریلز وہاں سے ڈھونڈ رہے ہیں, تو ہمیں وہ اصول بھی, وہ معیارات بھی, وہ اقدار بھی اس دور کی اپنی میتھڈالوجی سے اسٹڈی کرنے سے چیزیں وہاں سے مل بھی سکتی ہیں اور ان کے لیے میٹیریلز بھی دستیاب ہو سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کی اویلیبلٹی نہیں ہے. جب تک ان فیمنسٹ ڈسکورسز پہ کام کرنے والے اور ریسرچ کرنے والے جو لوگ تھے, انہوں نے جب تک ان میٹیریلز کو نہیں کھنگالا تھا, تو پیچھے والے بھی یہی سمجھتے رہے کہ شاید ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بھی میٹیریلز نہیں ملیں گے. لیکن انہوں نے ایک ری ریڈنگ دے دی ہے چیزوں کی, انہوں نے چیزوں کو ڈیکنسٹرکٹ کر کے دکھایا ہے اور انہی میٹیریلز کو استعمال کر کے دکھایا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی حدیث یہاں سے اب انہوں نے نئی دے دی ہے, بلکہ وہاں سے ہی انہیں گنجائش ملی ہے اس پرسپیکٹو پہ کام کرنے کی. اور جو اس تہذیب کا اپنا پرسپیکٹو ہے, جو اس دور کا اپنا پرسپیکٹو ہے, اس پہ تو کام کرنے کی مزید گنجائش مل سکتی ہے ان معاملات کے اوپر بھی اسٹڈی کرنے کے لیے. تو تیمور صاحب کا بھی اس حوالے سے سٹانس, اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات ہوتی رہے گی. جیسے میں نے کہا کہ اس پرسپیکٹو کو جیسے جیسے ہم سمجھتے جائیں گے ٹریڈیشنل کو, تو یہ بحث بھی کھل کے سامنے آتی جائے گی آہستہ آہستہ کہ اس حوالے سے کیا معاملہ ہے. جی تیمور صاحب. جی اس کو تھوڑا سا اس میں سے کچھ کہتے ہیں تو ہم سلیکشن پڑھ لیتے ہیں اس آرٹیکل کے, ایک دو چیزوں کی, ساری کو ریڈ کرنے کی بجائے, اگر اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. مطلب یہ اس کا جو بھی آرگیومنٹ ہے, اس کا جو بھی آرگیومنٹ ہے وہ اگر آپ اپنے الفاظ میں پھر بیان کر دیں, کیونکہ یہاں تھوڑی سی نا, میں بلال صاحب کو تھوڑا سٹیج دیتا ہوں. آپ بات سنیے ذرا, بلال صاحب کا کامنٹ پہلے سنیں. جی ڈاکٹر عامر صاحب, میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ ذرا پورے ٹیکسٹ کو ذرا سمرائز کر کے انٹروڈیوس کر لیں اور پھر چیپٹر وائز پوائنٹس کو ڈائگریس کر کے ڈسکس کر لیں, بیکاز ابھی بھی وہ جامع پرسپیکٹو نظر نہیں آ رہا ہے سراج منیر صاحب کا, اور ہم ان کے مائنر جو پوائنٹ ان کی بات کر رہے ہیں. تو ایک دفعہ پوری میں فوکو کو پاور کے ساتھ منسلک کیا اور ہیگل کا آپ نے وہ سنتھسس کے بارے میں بات بتائی, تو ابھی تک ہمیں سراج منیر صاحب کا ٹوٹل پرسپیکٹو سمجھ نہیں آیا اور سامنے نہیں آیا. جی ابھی ہم نے ان کے وہ سمجھ آپ ڈاکٹر صاحب بتائیں. جی اصل میں بات یہ کہ ابھی ہم نے سراج منیر کے پرسپیکٹو پہ پوری طرح بات ہی شروع نہیں کی, تو وہ پہلے سمجھ نہیں آ سکتا. پہلے تو یہ چیز ہے, یہ تو ان کے پرسپیکٹو کو سمجھنے کے جو کچھ پری ریکویزٹس ہیں ان کو ہم سامنے لے کے آئے اس ٹیکسٹ میں اب تک, اور پیچھے بھی جو ڈفرنٹ جو پرسپیکٹوز تھے اس پورے میں, یہ جو ہم نے ایک پیراگراف پڑھا ہے 2-3 لائنیں جو ہیں, اس کے اندر سے ہم صرف ابھی ایک ٹکڑا جو ہے
जिससे अब उनका पर्सपेक्टिव खुल के हमारे सामने आएगा, और इस टेक्स्ट में से वो हम आपके सामने लेके आना चाह रहे थे कि इस फिक्री सीक्वेंस के अंदर जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस किस्म की क्रिटिक वेस्ट के अंदर से भी पहले से हो रही थी, और उसकी एक तो मिसालें भी हमने सामने ये जो लेके आए कालमैन हाइम का, और ये वाला जो फिक्रा है, इससे अब आगे उनका एक पर्सपेक्टिव डेवलप होगा कि मुअर्रख माजी के जमानों को उन जमानों के अपने मराकज के जरिए भी पहचान सकते हैं। ये एक सिंगल पॉइंट है जो हम यहां तक अब तक डेवलप करना चाह रहे थे कि इसकी मदद से हम आगे अब जो सिराज मुनीर साहब का पर्सपेक्टिव है उसको समझ पाए। तो ये एक शिफ्ट बहुत मुश्किल शिफ्ट थी कि हम इस बात की अंडरस्टैंडिंग पे चले जाएं कि उस दौर को हम सिर्फ आज की थ्योरीज की रोशनी में ही देखें, या फिर उस दौर को हम उस दौर के अपने पर्सपेक्टिव के अंदर या उस तहजीबी दायरे या उस फिक्र से पैदा होने वाली जो अकदार थी और जो वैल्यू सिस्टम्स थे और जो उनके कॉन्सेप्ट्स ऑफ रियलिटी थे, उसके तनाजुर के अंदर देखें। तो उस तनाजुर के अंदर भी देखना चाहिए, ये भी एक वैलिड मेथोडोलॉजी हो सकती है, ये ट्रायलिश यहाँ पे कह रहा है। और आगे हम सिराज मुनीर साहब पे जो आ रहे हैं वो इसी हवाले से आ रहे हैं कि वो क्या उनका कॉन्सेप्ट है कि उन मराकज को देखना अगर उस वैल्यू सिस्टम के अंदर है तो वो क्या होगा, किस अंदाज में देखना है, और उनकी वो टर्मिनोलॉजी क्या है जिसमें वो बात कर रहे हैं। ये टेक्स्ट इसीलिए थोड़ी सी रीडिंग पे हम गए कि जो लोग इसको टेक्स्ट को पढ़ने में दिक्कत महसूस कर रहे थे, एक तो थोड़ा सा इसमें भी उन्हें ये भान भी खत्म हो जाए कि इस रीडिंग से हमें थोड़ा सा एक हेल्प मिल जाए, आगे वो खुद भी इसको कुछ देख सकें, कुछ उसकी चीजें सामने आ जाए। अब मैं इस टेक्स्ट में से आपके सामने सिर्फ 2-3 पॉइंट रख के हाईलाइटेड एरियाज में खुद ही आपके सामने वो पढ़ देता हूँ, 2-3 लाइनें, और फिर हम असल की तरफ जो सिराज मुनीर साहब का पर्सपेक्टिव जो हमारे इस दूसरे सेशन का असल मौकफ है वो सामने आपके आएगा। तो ये 2 लाइनें मैं इस पैराग्राफ के फौरी देर बाद 2-3 लाइनें ये हैं और 2-3 लाइनें आगे। माजी के जमानों में ये मराकिज क्या हैं? जाहिर है कि तसव्वुरात का वो निज़ाम जो इस खास अहद या तर्ज एहसास के साथ एक खसूसियत रखता है, और अगर वो किसी दूसरे अहद के तसव्वुरात से मुताबिकत नहीं रखता तो इससे इस खास तसव्वुर की इल्मी अहमियत को ज़ोहफ नहीं पहुंचता, बल्कि इस खास अहद के बातन तक पहुंचने की कलीद वही तसव्वुर रहता है। तजर्बी और तनकीदी मिनहाज पहले तसव्वुरात और वाक़ियात को अपने कायम करदा मेयारों के मुताबिक तरतीब और मानी देता है और फिर उनसे एक नक्शा मुरतब करने की कोशिश करता है। तो ये बात यहाँ पे वो मुकम्मल हो गई। और यहाँ पे आगे एक चीज जो इसके नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ रही है जिसकी तरफ मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूं कि ये जो एक इशू के वेस्ट के अंदर बजाते खुद फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि वहां भी लोग गौर कर रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं, उनको भी चाहिए था। तो वेस्ट की जो मॉडर्निटी की अपनी डेवलपमेंट है या वेस्टर्न ट्रेडिशन की जो पिछले कुछ सदियों से डेवलपमेंट है, उसके अंदर ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो उसके ऊपर यहाँ पे शैलर का एक बड़ा अच्छा कोटेशन जहां पे आ गई। ये बिल्कुल तारीख को, वेस्ट की तारीख को भी देखने का बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है जो हमारा रूटीन का एक पर्सपेक्टिव है, उससे बिल्कुल हटके है। हमारा रूटीन का पर्सपेक्टिव यही है कि जब वेस्ट के अंदर एक उलूम का इर्तिका हो रहा था तो साइंस को हमारी जो रिलीजन है उससे एक रेजिस्टेंस मिली। हमारा इस किस्म का एक आम जो रूटीन में जो हम स्टडी करते हैं कि मजहबी चर्च ने उसको रेजिस्ट किया, गैलीलियो को भी और इन लोगों को भी और इनकी कंट्रीब्यूशंस को। लेकिन यहाँ पे शैलर बिल्कुल एक दूसरी बात कर रहे हैं आपके सामने। ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें वो क्या कह रहे हैं कि चर्च ने असल में साइंस और टेक्नोलॉजी के फरोग की हमायत की। ये बिल्कुल एक रिवर्स में मौकफ है। और इसका भी उधर एसेज ऑन द सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज और उनकी वो किताब जो शैलर की किताब का भी हवाला है इसमें दिया हुआ है, वहां इसकी डिटेल्स भी मौजूद है, उनके आर्गुमेंट्स भी, उस पर हम नहीं जा रहे। तो उन्होंने क्या कहा है यहाँ पर कि चर्च ने सपोर्ट किया है साइंस को डेवलप होने में। क्यों सपोर्ट किया है?
کہ کیونکہ آزاد مابعد طبیعتی ذہن ادائیت پرست مذہب اور مادیت پرست سائنس دونوں کے لیے دشمن کا درجہ رکھتا تھا. اب یہاں پہ شیلر کا جو موقف آ رہا ہے کہ ڈاگمیٹک ریلیجن اور میٹیریلسٹ سائنس یہ دونوں ہی یوں کہہ لیں کہ ایک میٹا فزیکل اور ایک اسپرچل پرسپیکٹو کے اندر فکر کی ڈیولپمنٹ کے مخالف تھے. ان دونوں نے مل کے مغرب کے اندر میٹا فزیکل پرسپیکٹو کی بنیاد کے اوپر، اسپرچولیٹی کی بنیاد کے اوپر جو علوم کا ارتقاء ممکن تھا وہاں پر بھی، اس کو اس الائنس نے نہیں ہونے دیا. تو یہ ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹو ہے جو یہ سامنے لے کے آ رہے ہیں. تو ہمارا یہاں پہ جو سراج منیر صاحب کا آگے میتھڈالوجی آئے گی یا پرسپیکٹو آئے گا اور جس کی ہم بات کرنے لگے ہیں، وہ اب یہاں سمجھنے میں ایک پہلی چیز جس کی ہم نے بات کی کہ ہم نے اس کو اس تہذیب کے اور اس دور کے اپنے مراکز کی روشنی میں چیزوں کو دیکھنا چاہیے. ان کی کرٹیک سے بھی ان کا یہ میتھڈ سامنے کھل کے آ رہا ہے. دوسرا یہ کہ ہماری جو اپنی روایت ہے، ہماری اپنی تہذیب ہے، اب وہاں پر ویسٹ میں تو ایسا ہوا کہ اس کا رستہ روک لیا گیا اس آزاد مابعد طبیعتی ذہن کا. لیکن ہماری ایسٹرن ٹریڈیشنز کے اندر، ہماری اسلامی روایت کے اندر، ہماری ہند اسلامی فکر کے اندر یہاں پر اس آزاد مابعد یا طبیعتی جو ذہن ہے، جو ایک میٹا فزیکل گراؤنڈز تھیں یا اسپرچل گراؤنڈز تھیں جن کے بنیاد کے اوپر وہ فکر ڈیویلپ ہو رہی تھی، ان کا رستہ اس انداز میں نہیں رکا جیسے ویسٹ میں رکا. اور یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ ہمارا یہ جو سٹڈی کا پیٹرن ہوگا اسلامی فکری تہذیب ہندوستان میں، یہ اس پیٹرن سے ہوگی، نہ کہ یوں کہہ لیں کہ دو پیٹرن جنہوں نے الائنس کر کے ویسٹ کے اندر یہ ڈیولپمنٹ روکی. اور سراج منیر صاحب کا جو پیٹرن ہے وہ در حقیقت مطالعے کے جس منہاج کی بات کر رہے ہیں وہ اس آزاد مابعد طبیعتی ذہن سے مطالعے کی بات کرنے جا رہے ہیں. اسی لیے اس کرٹیسزم کو اور اس چیز کو بھی وہ سامنے لے کے آئے ہیں. تو اس ڈاکیومنٹ سے صرف ایک فکرہ اور آپ کے سامنے رکھ کے ہم اس دوسری ڈاکیومنٹ پہ جاتے ہیں. وہ خالصتاً ان کی اب میتھڈالوجی آ جائے گی. لیکن یہ ڈاکیومنٹ دیکھنے سے ہمارے رخ کا تعین بھی کچھ ہو رہا ہے، کچھ چیزیں سامنے بھی آ رہی ہیں کہ اب ہند اسلامی تہذیب کو جس میتھڈالوجی سے ہم دیکھنے جا رہے ہیں اور اس فکر کو جس میتھڈالوجی سے دیکھنے جا رہے ہیں، وہ یوں کہہ لیں کہ بالکل ایک ڈیفرنٹ میتھڈالوجی ہے، ہمارے ایگزسٹنگ جو پرسپیکٹیوز ہیں ان سے ہٹ کر ہے، اور اس کی اپنی ایک پوری ڈیولپمنٹ ہے اسی ہندوستانی تناظر کے اندر. تو جی آگے یہ اس کا اسی ڈاکیومنٹ کا سر ایک سوال ہے سے پہلے کہ ہم آگے نکل جائیں، اگر جی اجازت ہو پوچھنے کی. جی یہ جو سٹیٹمنٹ بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے دی ہے انہوں نے کہ جو چرچ نے سائنس کے مقابلے میں ایک جو اپوننٹ کھڑا کر دیا. یہ میں اس کو ڈائگریس نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ اسیوم کر کے مصنف نے اس کو آگے سے استعمال کیا ہے، لیکن اس کی کوئی اگر آپ مجھے بتا دیں کہ کوئی ایسی جگہ جہاں پہ جا کے یہ دیکھا جا سکے، کیونکہ جتنا لٹریچر میں نے پڑھا ہے یہ بالکل اس کے مخالف یہ بات آتی ہے. تو یہ ذرا پلیز بتا دیں اگر میں نے دیکھنا ہو تو یہ کہاں دیکھا جا سکتا ہے. اس کی سپورٹ میں آرگومنٹ بھی ہونی چاہیے کیونکہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے یہ. جی یہ بالکل میں نے اسی لیے آپ کو اس کا حوالہ دی ہے شیلر کے اس ریفرنس کا کہ یہ سوشیالوجی آف نالج جو ہے اس کے اوپر یہ پیج نمبر بھی کہیں گے تو میں اس کا سینڈ کروں گا. اس کی انہوں نے ایک ڈیٹیل دی ہے بہرحال اس کے اندر. سر یہ لیکن تو یہ صرف سوری صرف ان کا خیال ہے یا یہ کیونکہ جب ایک کوئی اس طرح کا پوائنٹ آف ویو دیتا ہے تو اس کی سپورٹ میں اس عہد میں یا اس کے بعد لوگوں کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے ایک سے زیادہ لوگوں میں. جی بالکل بالکل. تو اس پہ ہم تو اس سٹیٹمنٹ سے صرف یہ فائدہ لینا چاہ رہے تھے کہ ویسٹ کے اندر بھی
वेस्टर्न डेवलपमेंट के हवाले से भी ऐसी फीलिंग मौजूद है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ईस्ट में इस रुख के अंदर एक डेवलपमेंट हुई है जो वेस्टर्न डेवलपमेंट से मुख्तलिफ है, और वेस्ट के अंदर से भी कुछ आवाजें ऐसी आ रही हैं जो ये चाहते थे कि ये आजाद माबाद तबीयाती जहन जो है उसकी बुनियाद पे एक डेवलपमेंट होती है। और दूसरी जो चीज है उनका जो ये स्टांस है कि ये दो चीजों का अलायंस, रिलीजन एंड साइंस की जो एक यूं कह लें, जिसके लिए वो डॉगमेटिक रिलीजन और मटेरियलिस्ट साइंस की बात, उसके अंदर अगर मेथोडोलॉजीज को देखा जाए कि प्रोटेस्टेंटिज्म की जो मेथोडोलॉजी है बजाते खुद और मॉडर्न साइंस की अपनी जो मेथोडोलॉजीज हैं, उन मेथोडोलॉजीज की कॉमनैलिटी को स्टडी करके ये अंदाजा होगा कि वाकई ऐसा भी हो रहा है। उसको एक महज एक हिस्टोरिकल फैक्ट के तौर पे ना देखें, उन मेथोडोलॉजीज को देखें। ये तो एक तारीखी हकीकत है कि वेस्ट के अंदर प्रोटेस्टेंटिज्म का फरोग जो है उसने साइंटिफिक मेथड्स की डेवलपमेंट में भरपूर किरदार अदा किया, और उसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा लिटरेचर मिल जाएगा कि रेफॉर्मेशन की वो जो मूवमेंट थी, जो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट थी, जो मार्टिन लूथर का रेवोल्यूशन था, और मजहब की वो जो डायरेक्शन थी जो कैथोलिसिज्म से बिल्कुल हटी हुई थी। कैथोलिसिज्म एक प्योर मेटाफिजिकल और स्पिरिचुअल स्टांस था, उससे हटके जो प्रोटेस्टेंटिज्म थी, प्रोटेस्टेंटिज्म का और मॉडर्न साइंस का और ये इंपेरिकल मेथोडोलॉजीज का, इनका अलायंस वेस्ट की हिस्ट्री के अंदर इनके ट्रेसेस देखना और इसको ट्रेस करना, ये सीक्वेंस के अंदर भी, ये आम हिस्ट्री के अंदर ये चीजें आपको मिलेंगी, और उसको हिस्ट्री के उनके अपने बयानिए के अंदर भी सीक्वेंस के अंदर ही रखा जाता है और उसका नतीजा ही समझा जाता है। मॉडर्न वेस्ट के एमर्ज करने में मार्टिन लूथर की कंट्रीब्यूशन, प्रोटेस्टेंटिज्म की कंट्रीब्यूशन और डेकार्टियन कंट्रीब्यूशन, ये सारी कंट्रीब्यूशन मुखालिफ के तौर पे नहीं नजर आ रही होती, ये एक दूसरे के सामने रख के आती हैं। और मेटाफिजिकल स्टांस को जो है वो सपोर्ट जो है वहां पे कैथोलिसिज्म का जो एक व्यू था, रिलीजन का जो एक ट्रेडिशनल व्यू था, इवन हेगेलियन डायलेक्टिक जो है उसके अंदर भी प्रोटेस्टेंटिज्म के असरात आपको नजर आएंगे कैथोलिसिज्म की बजाय। तो वो भी इसी डॉगमेटिक रिलीजन के टर्म जिसके लिए ये इस्तेमाल कर रहा है उसके असरात ज्यादा वाजे नजर आएंगे। ये किसी हद तक वाजे हुई है ये बात? जी सर, ये हो गया। मैं इस पे आखिरी एक कमेंट दे देता हूँ जिसका जवाब देना और जरूरी नहीं है आपके इसकी लिए। हिस्टोरिकल डिटेल्स मजीद देखें तो वो आपको क्लियर होता जाएगा। जी असल में ये जो चर्च है, ये चर्च रोमन चर्च को ज्यादातर उसकी तरफ इशारा जाता है, या ये जो कैथोलिसिज्म की तरफ चला जाता है जी, उसको हम प्रोटेस्टेंट तो वो फिर फर्क नहीं कर उसकी रहे। इस तरह है आगे से। ठीक है सर, आगे चलते हैं। हम उसमें फर्क नहीं कर रहे होते। तो यहाँ पे कैथोलिसिज्म ज्यादा स्पिरिचुअल पाथ है। सही है, शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब, ये हवालों के हवाले से जो रेफरेंसेस है, मुझे एक सवाल मैं सोच रहा था पूछ लूं, क्योंकि आपने अभी हेगल की बात की है। मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये मगरबी रिसर्च को या मगरबी फलसफे को बड़ा मिसकैरेक्टराइज कर रहे हैं, क्योंकि हेगल का जो फलसफा है उसके अंदर मेटाफिजिक्स या माबाद तबियात बहुत ज्यादा है। क्योंकि उसके बाद हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स आते हैं तो वो कहते हैं कि आपने जिन डायलेक्टिक्स की बुनियाद रखी है वो किसी स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड में नहीं है, वो मादी हकीकत के अंदर है। फिर कांट के अंदर आपको मेटाफिजिक्स बहुत ज्यादा नजर आती है। और दूसरा ये कि ओरिएंटलिज्म मादियत की तनकीद तो नहीं है ना। मतलब मुझे लग रहा था कि वो अपनी गुफ्तगू से ये साबित करना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि ओरिएंटलिज्म या फूको का जो काम है वो मादियत की तनकीद है या हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म की तनकीद है, जबकि ऐसा तो नहीं है। क्योंकि एडवर्ड सईद ने, अगर आप उनका सारा काम पढ़ लें, वो आखिर तक कहते रहे वो एक ह्यूमनिस्ट है, उनका एक मादियत पे मबनी उनका हिस्टोरिकल मेथड है। और फूको भी कभी भी किसी माबाद तबियात पे नहीं किया। तो मुझे जो कंफ्यूजन हो रही है वो ये है कि जो बाइनरी नजर आ रही है ना, कि मशरिक के अंदर जो मेथड था उसके अंदर खुदा, इंसान और कायनात है, और मगरिब के अंदर कायनात और इंसान है। जबकि आप हेगल को अगर पढ़ें या बहुत सारे फलसफियों को पढ़ें, उनके अंदर खुदा का, स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड का बड़ा तस्वुर नजर आता है। और ओरिएंटलिज्म और फूको, इन लोगों ने मादियत या हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म को रद्द नहीं किया था, उन्होंने खास तारीख की नुमाइंदगी की थी। तो मुझे इसकी अगर आप थोड़ी सी वजाहत करते हैं तो बहुत। जी इसमें दो चीजें आपके सवाल में जो आ गई। एक तो ये कि हम ये नहीं कह रहे कि वो उस एक खास वेस्टर्न ट्रेडिशन से निकल के बात कर रहे हैं,
हम तो उनका जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि वेस्टर्न ट्रेडिशन के अंदर रहते हुए भी उन प्रिवेलिंग मेथड्स पे उनकी क्रिटिक मौजूद है जो पहले से चल रहे थे। हम तो उनका हवाला इस सवाल, हम भी उनको वेस्टर्न थॉट का ही नुमाइंदा मुफक्कर समझते हैं, फोको को या ये। लेकिन ये है कि जैसे हम कहते हैं कि कैपिटलिज्म की एक क्रिटिक वेस्ट के अंदर ही कम्युनिज्म की शक्ल में भी पैदा हुई, तो वो नो डाउट दोनों एक ही तहजीब के पैदा करता है, लेकिन वहां से उनकी क्रिटिक से कुछ हेल्प मिल सकती है, उनकी भी एक क्रिटिक मौजूद है, तो वो भी एक चीज वहां पर। हमने पिछले सेक्शन के अंदर भी ये बात की कि बजाते खुद अगरचे फोको ये कह रहे हैं कि वो क्रिटिक भी कर रहे हैं हेगल के ऊपर, लेकिन हमारा अपना स्टांस भी ये था कि इवन मिशेल फोको का अपना काम बजाते खुद ये लगता है कि वो हेगेलियन ट्रेडिशन के अंदर ही पर्सपेक्टिव में हुआ काम, ये एलिमेंट भी नो डाउट वहां पर मौजूद है। हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि उस मेथोडोलॉजी के हवाले से एक क्रिटिक वेस्ट के अंदर मौजूद है, और नए मेथड जो उस क्रिटिक के नतीजे में पैदा हो रहे हैं उनकी भी अपनी एक अफादियत है, और उनका भी इस्तेमाल स्टडीज के अंदर उन मेथड्स को भी यूज किया जा रहा है। फिक्र की स्टडी के हवाले से भी एपिस्टीम्स का इस्तेमाल एक अपनी इसकी इंपॉर्टेंस है नो डाउट। वो अगरचे एपिस्टीम का मेथड उसके जीगीज के तस्वुर के साथ बुनियाद में तो एक जैसा ही है दोनों कॉन्सेप्ट, लेकिन उससे हटकर एक डेवलपमेंट है, और वो बुनियादी फर्क जो है वो एक लीनियर अप्रोच का है उसके अंदर, उसकी जो रूहे असर का कॉन्सेप्ट है हेगल का, जबकि एपिस्टीम जो है ये थोड़ा सा यूं कह लें कि एक मखसूस दौर के अंदर ताकत की वजह से एक जो इल्म की एक बुनत पैदा होती है या उससे ज्यादा मुतल्लक हो जाती है, उस आर्काइव से निकल के उस फेनोमेनोलॉजी से हटकर वो यूं कह लें कि इनका जो मेथड है वो आर्कियोलॉजिकल मेथड जो है उसका एलिमेंट यहाँ पे ज्यादा मौजूद है हेगल की निस्बत। तो ऐसा नहीं हम कह रहे कि ये दो डिफरेंट ट्रेडिशंस के काम है, या हमारी ट्रेडिशन जो है ये वाली है जो मिशेल फोको की है। इसको भी अगर हम देखें तो हम, जैसे आपने कहा कि हेगल के काम में हमें किसी हद तक मेटाफिजिक्स तो नजर आ रही है, अल्लाह या खुदा नहीं नजर आ रहा तो गाइस्ट की कोई ना कोई बात तो नजर आ रही है, लेकिन हम खुद भी हेगल के पर्सपेक्टिव के साथ हो सकता है ज्यादा कंफर्टेबल हो फोको के पर्सपेक्टिव की निस्बत, अगर हम ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव में इसी उसकी खूबी की वजह से जिसका आपने बयान। लेकिन हम जिन चीजों को आगे वाजे करेंगे, और सिराज मुनीर साहब और इनका हेगल का और ये हम जिस पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं उनका बुनियादी जो फर्क है वो यही आएगा जो इस फिक्रे से थोड़ा सा एमर्ज किया गया, जो हमने पीछे बात की कि डॉगमेटिक रिलीजन एंड मॉडर्न साइंस जो थी इनका एक अलायंस जो था। तो वहां पे एक चीज और हमारे सामने एमर्ज करके आई कि हर वक्त अगर मजहब की बात कोई कर रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि वो स्पिरिचुअलिटी की भी बात कर रहे हैं। प्रोटेस्टेंटिज्म और कैथोलिसिज्म का मजहब का जो एक अप्रोच है उसमें जमीन आसमान का फर्क है, और वो दो अलग पर्सपेक्टिव है एट ए टाइम। प्रोटेस्टेंटिज्म बजाते खुद एक मॉडर्न सा पर्सपेक्टिव है रिलीजन का, और कैथोलिसिज्म एक रिलीजन का ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव है। तो इसी तरह मेटाफिजिक्स जो होती है वो रिलीजियस भी हो सकती है और सिर्फ फिलोसॉफिकल भी हो सकती है, और यहाँ पर हेगल का जो गाइस्ट का तस्वर है उसको ट्रेडिशनल गॉड के तस्वर के साथ या एब्सोल्यूट रियलिटी के तस्वर के साथ जब आप कंपेयर करके देखेंगे तो उन दोनों में एक जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। वो उस गाइस्ट के साथ इन चीजों का एक कोरिलेशन डेवलप कर रहे हैं, और यही असल में वो मेथोडोलॉजी का फर्क है जिसको हम सामने लाना चाह रहे हैं कि इन दो में क्या फर्क आएगा। और उस मेथड का भी मैं जिक्र भी करूंगा उसके हवाले से, और उसका तस्करा भी करूंगा कि उसमें क्या फर्क है। वो जो रूहे असर उस गाइस्ट से मुताल्लिक है, और उस गाइस्ट की मैनिफेस्टेशन से जो वो गाइस्ट क्या मेटाफिजिक्स उसकी के अंदर जो मौजूद है वो जो क्या सिर्फ एक ताक्कुल है, एक अकली वजूद है, एक रैशनल कंस्ट्रक्ट है, या वो रिलीजन और ट्रेडिशन के स्पिरिचुअल कंस्ट्रक्ट की तरह की ही कोई चीज है, या उसी की ही आगे मैनिफेस्टेशन से ये सारा फिक्र का निजाम पैदा होता है। तो ये थोड़ा सा इन दो चीजों से फायदा मैंने यही लिया है कि हमारी जो
सेट एक पैटर्न होता है चीज पे। हम मजहब की जब बात करते हैं तो प्रोटेस्टेंटिज्म, कैथोलिसिज्म, ये सारा हमारी नजर में अब रिलीजन ही हो गया। हम जब कहते हैं कि रिलीजियस पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो उसका मतलब यही लिया जाता है कि ये एक ही पर्सपेक्टिव है। हकीकतन वो बिल्कुल दो मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव हैं। उनमें से एक पर्सपेक्टिव जो मॉडर्निटी के साथ मैच करता हुआ पर्सपेक्टिव है, एक उसके बिल्कुल मुखालिफ सिमत में खड़ा हुआ ट्रेडिशन के साथ मुंसलिक पर्सपेक्टिव है। तो यही कुछ चीजें थी कि जिनके ऊपर कोई डिस्कशन हो, ये चीजें ज्यादा खुल के सामने आए, इसीलिए मैंने ये कोशिश की कि इसको टेक्स्ट के जरिए सामने ले। यही बात जो शैलर वाली मैंने कह दी, अगर हम टेक्स्ट को पढ़े बगैर मैं लेक्चर में अपने लेक्चर के दौर पे किसी जगह खड़े होकर ये बात कह दूं तो इसको और ज्यादा शिद्दत के साथ चैलेंज किया जा सकता है। ये आपके सामने थी, उसकी मैंने एक लॉजिक भी दे दी। पहली नजर में और पहली स्टांस में ये फीलिंग डेवलप होनी थी कि हो सकता है मैं ओवरडूइंग कर गया हूं ये बात कहने में, तो वो एक क्रिटिक मौजूद है और उसका एक लॉजिक जो है वो भी मैंने आपकी, और इसी चीज को हम इमर्ज करके सामने इस्लाम के अंदर भी बाइनरीज की सूरत में जैसे आप देख रहे हैं, तो हकीकत और शरीयत का पर्सपेक्टिव या तरीकत और शरीयत का पर्सपेक्टिव या स्पिरिचुअलिटी का और रिलीजन का पर्सपेक्टिव, इस किस्म की भी बाइनरीज यूज कर ली जाती हैं इन चीजों को कई दफा समझने की हद तक। लेकिन ये देखने की चीज है कि यहाँ पर वो कितनी वैलिड है। हमारा अपना इस्लाम के अंदर जो मॉडर्न थॉट पैदा हुई वो बजाते खुद वो भी ट्रेडिशनल नहीं होती कई दफा, और वो हमारी उस स्पिरिचुअलिटी की स्ट्रीम से और इन चीजों के साथ कई दफा वो नहीं जा रही होती, बल्कि वो मॉडर्निटी के साथ ज्यादा मैच कर रही होती है वहां पर। तो इस चीज को ही वाजे करने की जरूरत थी कि ये पर्सपेक्टिव थोड़ा सा खुल के सामने आए कि हम जिस रुख से चीजों को देखने, उसकी अब हम डिटेल में जा रहे हैं आगे। तो अब ये आखिरी फिक्रा बोल के वो टेक्स्ट खोल दें जी तैमूर साहब। एक मुअस्सर और माकूल मुतालियाती मिनहाज की जरूरत अपनी जगह मौजूद है। ये मिनहाज इस वक्त तक दुरुस्त और मुअस्सर नहीं हो सकता जब तक इसकी बुनियाद खुद इस्लाम की अपनी रूह से हमाहंग ना हो और खुद इसके मिजाज से जन्म ना ले, और जब तक इसके तारीखी वजू के मुख्तलिफ मरहलों को एक वहदत में परोकर और मुस्तकबिल के मंजरनामे पे इसे मुनकिस करके देखने की सलाहियत ना रखता। तो अब खोल दें जी। एक मनहज की नेसेसिटी जो है वो एमर्ज कर रही है इन टेक्स्ट को देख के कि इस्लाम का ट्रेडिशन का अपना एक मेथड जो है वो होना चाहिए, और वो किस तरह का होना चाहिए उसके भी कुछ असूल हमारे सामने आ गए कि उसकी एक अपने मराकज के साथ वाबस्ता हो, और दूसरा ये कि उसकी अपनी कुछ स्पिरिचुअल मेटाफिजिकल ये ग्राउंड्स हों। इस किस्म की उसकी एक नौयत चाहिए। अब खोल दें जी सिराज मुनीर साहब का ये जो आपके सामने टेक्स्ट था, ये 3-4 सफ़े हैं। इसके अंदर जो इसको अगर स्टडी करना चाहते हैं तो वो भी किया जा सकता है, और इसको अगर आप ये चाहते हैं कि इसको सिर्फ हम थोड़ा सा बयान कर देंगे, 3 या 4 पेजेस हैं, दोनों में से जो भी मेथड कहते हैं उस पर हम चले जाते हैं। ये क्योंकि अब उनका प्योर मेथड है जिसकी हम बात डॉक्टर साहब ये खुद से पढ़ लेंगे क्योंकि अब टाइम नहीं है, तो आप इसको समराइज अपने लफ्जों में कर दें ताकि ये पढ़ लें, और कोई सवाल उठे तो जरूर टेक्स्ट कर दें। जी बिल्कुल ऐसे हो गए। तो टाइम कितना है हमारे पास, उतने वक्त के अंदर ही इसको समराइज कर दें। 15 मिनट ऊपर हो गए। ठीक, 5 मिनट इसके लिए हमें मिलेंगे। जी जी, अब आपकी आवाज कट रही थी तो मैंने कहा शायद जी। अब हम इस पे बात करने लगे हैं जो बुनियादी चीज या बुनियादी असूल जो सिराज मुनीर साहब की मेथोडोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यूं समझ लें कि सिराज मुनीर साहब ने आसान लफ्जों में, अब हेगल की जैसे हम बात कर रहे थे तो हेगलियन पर्सपेक्टिव का एक मसला था कि हेगल ने लेक्चर्स ऑन हिस्ट्री जो दिए, जैसे कि उसके अंदर एविरोस या इब्न रुश्द की एक स्टडी मौजूद है उसके यहाँ, लेकिन इब्न रुश्द से लेकर 13वीं सदी से लेकर फिर 17वीं सदी तक की एक तो जो कंट्रीब्यूशंस थी इस्लामिक ट्रेडिशन की जो अपनी थी, एक तो उनके ऊपर कोई चीज उसकी नजर में नहीं आई। दूसरा जो उसमें मसला था उससे जो फर्क था थोड़ा सा, जो कि वो पर्सपेक्टिव उसके सामने आ जाता तो हो सकता है हेगल ही उसके ऊपर ये चीजें भी इमर्ज कर जाती वहां पर।
दूसरी जो चीज उस हवाले से बड़ी अहम है वो ये कि एविरॉस या ट्रेडिशन पे तो उसका कमेंट आया खुल के, लेकिन सिराज मुनीर वगैरह जिस ट्रेडिशन के लोग हैं और जिसके अंदर इन्होंने अपनी जो मेथोडोलॉजी वजह की और जिसके ऊपर इस्लामी फिक्र को देखना और इस्लामी तहजीब को देखने की वो बात करते हैं, वो असल में इब्ने अरबी से माखुज है, या दूसरे लफ्जों में आप यूं कह लें कि हम जिस मेटाफिजिकल पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं, या हम तारीख को देखने के जिस तनाजर की बात कर रहे हैं, या हम तहजीब को देखने के जिस तनाजर की बात कर रहे हैं, या हम इस्लामी फिक्र को जिस तनाजर में देखना चाह रहे हैं, और उसको जब हम एक मेटाफिजिकल पर्सपेक्टिव कह रहे हैं, तो उससे सिराज मुनीर की मुराद क्या है? तो सिराज मुनीर उसको वहदतुल वजूद की रवायत की बुनियाद पर देखना चाहते हैं। अब इस्लामी फिक्र का जब इर्तका देखते हैं हम, तो उसके अंदर हिंदुस्तान के अंदर भी इस्लामी फिक्र, तो यहां पर आपको ये नहीं नजर आएगा कि वेस्ट की तरह साइंसेस डेवलप हो रही हैं। हिंदुस्तान के अंदर दो किस्म की फिक्री स्ट्रीम्स डेवलप हो रही हैं, बहुत ज्यादा, जो वाज़ेह होकर आपके सामने आएगी। मिसाल के तौर पर एक इस्लामिक ट्रेडिशन के हवाले से नकदल अक्ल अरबी एक किताब है अरब माइंड के ऊपर, यूं समझ ले, द क्रिटिक ऑफ अरब माइंड, मोहम्मद आबिद अल जाबरी का ये काम है। अब वो इस्लामी रवायत को देखते हैं, क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इस्लामी रवायत जो है उसके अंदर 3 स्ट्रीम्स बयक वक्त काम कर रही थी। उन 3 रवायात को वो क्या कह रहे हैं? उन 3 स्ट्रीम्स को, एक तो उनमें से रवायत थी बुरहान की, एक बयान की और एक इरफान की। ये 3 ट्रेडिशन की स्ट्रीम्स थी। अब बुरहान की रवायत है कि जो असल में दलील की रवायत है, रीजनिंग की रवायत है। आगे चल के जो हमारे इस्लाम के अंदर भी यही जो एविरॉस वगैरह की जो ट्रेडिशन थी, इसके अंदर स्पेन के अंदर फिर एक एम्पिरिकल स्टडी की रवायत भी वहां से डेवलप हो गई। तो ये सारी को बुरहान की रवायत वो कह रहे हैं। दूसरी जो रवायत है वो बयान की रवायत है। अब ये बयान की जो रवायत थी अरब माइंड के हवाले से जब वो बात कर रहे हैं, उस इस्लामी फिक्र के दायरे के अंदर बात कर रहे हैं, तो ये रवायत जो है ये ज्यादातर यूं कह लें कि जैसे कुरान की तफसीर है, अहदीस का बयान है, इस किस्म की एक जो स्टडी जो मौजूद है हमारी रवायत के अंदर, और उससे जो उलूम पैदा हुए वो एक और रवायत है। और इसके ऊपर लैंग्वेजेस का, डिस्कोर्सेस का, ये सारी भी जो ट्रेडिशन इसी बयान की रवायत में, इंटरप्रिटेशन की में। तीसरी जिस रवायत की बात कर रहे हैं वो है इरफान की रवायत। तो हिंदुस्तान के अंदर अगर आप देखें तो हमारे यहां भी यही तीनों रवायतें ज्यादा डेवलप हुई, और इन रवायतों को 2 बुनियादी स्टांसेस से, पर्सपेक्टिव से ज्यादा डेवलप किया गया। इस्लाम की फिक्री रवायत, एक जिसको हम खालिसतन हमारी तसव्वुफ की और इरफानी रवायत कह रहे हैं, और एक हमारी माकूलात की रवायत थी। एक तो नकली रवायत है, एक अकली रवायत है, और एक इरफान की रवायत है। अरब वर्ल्ड में जिसको हम बुरहान, बयान और इरफान कह रहे हैं, हिंदुस्तान में आके हम इस इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन की जो डेवलपमेंट है उसको नकल, अकल और इरफान, इन 3 इस्तिलाहात के अंदर देख रहे हैं इस अपने पर्सपेक्टिव के अंदर। अब इसके अंदर नकल की ट्रेडिशन तो चली आ रही थी, लेकिन खसूसन अरब के अंदर भी बड़ी डेवलप वो हो चुकी थी। लेकिन यहां पे आके फिर जो 2 स्ट्रीम्स ज्यादा डेवलप हुई वो थी हमारी माकूलात की रवायत और हमारे इरफान की रवायत। हिंदुस्तान के अंदर अब हिंदुस्तानी फिक्र को देखने के लिए भी इन दोनों रवायतों को देखना पड़ेगा। इन दोनों रवायतों को देखने की जो मेथोडोलॉजी है, जिसकी तरफ हमें सिराज मुनीर साहब लेके जा रहे हैं, वो माकूलात के अंदर उस मेथोडोलॉजी को वाजिबुल वजूद की मेथोडोलॉजी कहते हैं, और इरफान के अंदर उस मेथोडोलॉजी को वहदतुल वजूद की मेथोडोलॉजी कहते हैं। ये एक ही इस्लामी रवायत के अंदर एक ही थीम को 2 तरह की स्ट्रीम्स के अंदर जो डेवलप हुई, और उसके पैटर्न के ऊपर इसको जो देखना चाह रहे हैं सिराज मुनीर साहब,
वो आपस में एक दूसरे से मिली भी हुई हैं और अपने डिसिप्लिन की वजह से उनके अंदर टर्मिनोलॉजीज का फर्क भी है और उनकी अपनी एक डिटेल्स और डेलिकेट डिफरेंस भी उसके अंदर मौजूद है। तो आप यूं समझ लें कि हिंद इस्लामी तहजीब को हम अपनी माकूलात की डेवलपमेंट के तौर पे और अपने इरफान की डेवलपमेंट के तौर पे जब देखते हैं तो यहाँ पर जो मेथोडोलॉजीज कारामद होती हैं और इनके डेवलपमेंट के अंदर भी और आज इनके मुताले के अंदर भी, तो यहाँ पर हमें मबाहिस वजूद की तरफ लौटना पड़ेगा। अकली रवायत के अंदर वो मबाहिस वजूद असल में वाजिबुल वजूद की कैटेगरी में लाए करेंगे और इरफानी रवायत के अंदर वो मबाहिस वजूद वहदतुल वजूद की कैटेगरी के अंदर लाए करेंगे। अब ये वहदतुल वजूद की कैटेगरी, इसमें आप लोगों के भी जहन में आ रहा होगा कि बहुत तेजी के साथ हम इस कैटेगरी को आपके सामने बयान कर दें 5, 7, 8, 10 मिनट के अंदर। हकीकत में तो ये पूरा कोर्स पढ़ के हमें ये पूरी तरह एमर्ज करेगा और वाज़े होगा कि वहदतुल वजूद की कैटेगरी क्या है हकीकत में। और उसकी मैं एक मिसाल सिर्फ आपको दे देता हूं कि यहाँ पे सिराज मुनीर के पर्सपेक्टिव के अंदर, जैसे ये वाली टेक्स्ट मैंने आपको दी, आपके सामने रखी, और यहाँ पे जब वो बात करते हैं कि किसी भी फिक्री तहजीब को देखने के 2 असूल जिनके ऊपर उनकी ये पूरी किताब आपके सामने उनकी मेथोडोलॉजी नजर आएगी। आप 8 की बात कर रहे हैं, पिछला कोर्स या पिछला सेशन आपने, तो उस सेशन के अंदर भी कुछ चीजें आपके सामने आई होंगी। आगे के भी 8 के सेशंस के अंदर आपके सामने चीजें आएंगी कि 8 में भी ट्रेडिशनल आर्ट की जब आप बात करते हैं तो उसके ऊपर भी 2 बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, बहुत सिंपल लेवल पे जो आप कर रहे हैं। तो उसी ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी की ही सिराज मुनीर साहब बात कर रहे हैं। एक आप क्या करते हैं कि एक तो बॉर्डर लाइन क्रिएट करते हैं उस पे, एक पेज के ऊपर जब आप एक ट्रेडिशनल अपनी पेंटिंग की तरफ या ट्रेडिशनल मिनिएचर की तरफ जा रहे हैं या किसी आर्किटेक्चर के अंदर भी जब जाते हैं तो एक तो उसका एक अहाता करते हैं उस पूरे अपने का, दूसरा उसका एक मरकज तलाश करते हैं, एक सेंटर तलाश करते हैं। उस अहाता करने की जो एक्टिविटी आपके आर्ट के अंदर है उसको इस पूरी डॉक्यूमेंट में इन 4-5 सफ़ों के अंदर भी, इस पूरी किताब के अंदर भी, हमारी ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी के अंदर भी वो है कि उस पूरी फिक्र की टोटलिटी को कैप्चर करना। किसी फिक्र को समझने के लिए, किसी ट्रेडिशन को समझने के लिए, किसी रवायत को समझने के लिए उसकी कुल्लियत को भी समझना, उसकी टोटलिटी तक पहुंचना। तो उस कुल्लियत की बात करेंगे सिराज मुनीर साहब। ये एक ऐसी चीज है कि जो हेगल के यहां भी कॉमन नजर आएगी, जो हमें वेस्टर्न मेथोडोलॉजीज में भी किसी हद तक कॉमन नजर आएगी, लेकिन उस टोटलिटी को दरियाफ्त कैसे करना है, अब उस टोटलिटी को हमने ढूंढना कैसे है, क्या उन कंटेंट्स को जोड़ के ही सिर्फ वो टोटलिटी दस्तयाब हो जाएगी हमें, या उस कुल्लियत तक हम पहुंच जाएंगे जिस किस्म की चीजों की कार्लमैन हाइम वगैरह यहां पर क्रिटिक कर रहे हैं, या उसका कोई और निजाम होगा, या उसका फ्लो कुछ और है। तो वो जिस चीज पे बात कर रहे हैं सिराज मुनीर साहब इस आर्टिकल के अंदर या इन 3-4 पेजेस के अंदर, वो एक जो बुनियादी थीम है वो यही है कि दुनिया के हर फिक्री और हर फिक्र को समझने के लिए बुनियादी जो मेथड है वो ये है कि उसकी बुनियादी असूली नुक्ते को तलाश करना है, उसके सेंटर को, उसके मरकज को तलाश करना है उस फिक्र के। वो उसके लिए टर्म जो यहां पे यूज कर रहे हैं सिराज मुनीर वो है तसव्वुरे हकीकत, कि किसी भी फिक्र को समझने के लिए, किसी भी तहजीब को समझने के लिए उसकी कुल्लियत को जानने की जरूरत है, और उसकी कुल्लियत को जानने के लिए भी हमें उसके एक मरकजी नुक्ते को समझने की जरूरत होती है, और उसकी जो तसव्वुरे हकीकत या असूले हकीकत होता है उसको समझने की हमारे यहां जरूरत होती है, क्योंकि वही जो तसव्वुरे हकीकत होता है वो दर हकीकत उस तहजीब की हर लम्हे पर
اور اس فکر کے ہر گوشے میں وہی مینیفیسٹ ہو رہا ہے. اگر اسی تصور حقیقت کے تابع کسی بھی میٹیریل کو ارینج کر لیں گے تو وہ اس ٹریڈیشن اور اس تہذیب کا حصہ بن جاتا ہے. اور اگر اس تصور حقیقت کو اگر کاٹ دیں تو جو مرضی میٹیریلز اگر کسی اور پرسپیکٹو میں ارینج کر دیں گے, کسی اور تصور حقیقت کے تحت اگر ان کو ارینج کر دیں گے تو وہ اصل میں اس کا اس روایت کے ساتھ اور اس فکری ٹریڈیشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو سراج منیر کے ہاں سب سے بنیادی تھیم جو ہے کہ کسی بھی فکر کو, کسی بھی تہذیب کو اس تصور حقیقت کی بنیاد پہ دیکھنا ہے, اور اس تصور حقیقت سے ہی آگے داخلی سطح پہ فکر ایمرج کرتی ہے, تھاٹ ایمرج کرتا ہے, اور اسی تصور حقیقت سے ہی خارجی سطح کے اوپر پورا ایک نظام اور پوری ایک تہذیب جو ہے وہ برپا ہو جاتی ہے. اب کلیت کو سمجھنا اور اس تصور حقیقت کو سمجھنا کسی بھی تہذیب کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ اسلامی تہذیب ہے سراج منیر صاحب کی میتھڈالوجی کے مطابق. اب وہ کہتے ہیں کہ اس اسلامی تہذیب کو سمجھنے کے لیے ہمیں اسلامی تہذیب کے بنیادی اصول کو سمجھنا پڑے گا. اسلامی فکر کو سمجھنے کے لیے ہمیں اسلامی فکر کے بنیادی اصول کو سمجھنا پڑے گا. اب اسلامی فکر کا بنیادی اصول یونٹی ہے. اب یہ یونٹی کا اصول جیسے ہے, اس کو جب اسلام کی فکر اسپین میں, اندلس میں, ہسپانیہ میں ڈیویلپ ہوتی ہے تو یہ تصور حقیقت کس طرح مینیفیسٹ ہوتا ہے, ہندوستان میں جب وہ ظاہر ہوتی ہے تو وہاں پر کیسے مینیفیسٹ ہوتا ہے, اور فار ایسٹ میں جب ہوتی ہے تو وہاں پر فکر کس انداز میں ڈیویلپ ہوتی ہے, وہ ایران میں جب ڈیویلپ ہوتی ہے فکر تو کس انداز میں ڈیویلپ ہوتی ہے. یہ تصور حقیقت ہی اپنی مینیفیسٹیشنز پیدا کرتا ہے, لیکن اس میں فرق جو پیدا ہو رہا ہے کہ تصور حقیقت کا جب ایک تعامل ہوتا ہے جو لوکل جو ریالٹیز ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ایسا نہیں ہے ہیگل کی طرح کہ جیسے ہیگل کے ہاں, سراج منیر اور ہیگل کا جو بنیادی فرق آپ کو سمجھ آئے گا کہ جیسے ہیگل کے ہاں گائسٹ جو ہے یا روح اثر جو ہے اس کے تحت جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں وہ ایک لینئر ڈیولپمنٹ کے اندر پیدا ہو رہی ہیں, تاریخ کی ایک مسلسل پروگریسو موومنٹ ہے اس کے اندر پیدا ہو رہی ہے. لیکن سراج منیر کے ہاں کیا ہے معاملہ, وہ کہتے ہیں کہ ان کی موومنٹ جو ہے وہ دائروں کی شکل میں پیدا ہوتی ہے, وہ لینئر نہیں ہے. دائروں کی شکل میں کیسے پیدا ہوتی ہے کہ ہند اسلامی فکر جو ہے وہاں پہ اسی تصور حقیقت کا کوئی اور پہلو یہاں ہو رہا ہے, اور اسپین کے اندر اسی تصور حقیقت کا کوئی اور پہلو یہاں ہو رہا ہے, اور فار ایسٹ کے اندر, ایران کے اندر, افریقہ کے اندر, تو وہاں پر اسلامی فکر جو ڈیویلپ ہو رہی ہے ایک بنیادی تصور حقیقت کی بنیاد پر ڈیویلپ ہونے کے باوجود وہ بالکل مختلف رخ کے اندر ڈیویلپ ہوتی ہے, اور وہ لینئر ایک موومنٹ صرف نہیں ہوتی, وہ دائروں کی حرکت میں ہوتی ہے. وہ دائرے آگے ایک مرغولا یا ایک اسپائرل موومنٹ وہ بھی کریٹ کرتے ہیں نو ڈاؤٹ, لیکن اس دائروی حرکت میں ہیگل اور سراج منیر کی میتھڈالوجی میں جو ایک بہت بڑا فرق ہے اور جو ایک بہت واضح فرق ہے کہ ہیگل کے ہاں جو ہے یہ ساری جو ڈیولپمنٹ ہے فکر کی یہ خالصتاً ایک ریشنل گراؤنڈ کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے, اور اسی کا اظہار تھاٹ ان پریکٹس جو ہے وہ تہذیب ہے. لیکن اس فکر کی بھی اپنی ڈیولپمنٹ, سراج منیر کے ہاں وہ اصل میں لوکل ٹریڈیشن یا جس کلچر کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے, یا یوں سمجھ لیں کہ ہندوستان میں پیدا ہونے والی اسلامی فکر سراج منیر کی میتھڈالوجی کے اندر جب ہم دیکھیں گے تو وہ اسلام کے اپنے ہی کسی اندرونی دائیے سے محض پیدا نہیں ہو گئی, وہ اسلام کی محض صرف ایک اپنی انٹرنل لاجک سے پیدا نہیں ہو رہی, اس کا مرکز تو لائی کرے گا اسلام کی اپنی ایمانیات کے اندر, اسلام کی یونٹی کے کانسیپٹ کے اندر, ہمارے اپنے وحدت الوجود کے تناظر کے اندر, وہ وہیں پہ لائی کر رہا ہے اور وہ اسی کی مینیفیسٹیشنز ہیں. لیکن
ایک خاص وقت میں، ایک خاص دور میں اور ایک خاص سپیس پہ، ایک خاص ٹائم اینڈ سپیس کے اندر جو کچھ اس ایریا کے، وہاں کے گروہوں کے، وہاں کے انسانوں کے اپنے جو مرکزی سوالات ہوتے ہیں، ان کی اپنی ٹریڈیشن کے جو بنیادی کویسچنز ہوتے ہیں، جس کو وہ آنسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسلام کا انٹریکشن جب ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے بنیادی سوالوں سے واسطہ پڑتا ہے، تو ان بنیادی سوالوں اور اس تہذیب کے ساتھ جو ایک انٹریکشن ہے، اس کے نتیجے پہ وہاں ایک اور طرح کی اسلامی فکر ڈیویلپ ہوتی ہے، جو اصل میں تو اسی تصور حقیقت کے تابع ہوتی ہے، لیکن اس علاقے کے بنیادی سوال کو ایڈریس کر رہی ہوتی ہے. وہ بھی میں اس کی مثال دے دیتا ہوں کہ ہند اسلامی تہذیب کو دیکھنے کا آپ سراج منیر کا یہ جو پیراڈائم ہے، یہ جو پیٹرن ہے، اس کے اندر جو ہے کیا پیٹرن بنے گا؟ وہ پیٹرن یہ بنے گا کہ ہند اسلامی تہذیب جب اسلام یہاں پہ آیا اور اسلام کے آنے کے بعد بھی، تو اس سراج منیر کے اس پیٹرن کے مطابق یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہندوستانی فکر کا اس وقت بنیادی سوال کیا تھا، ہندوستان کو درپیش سب سے بڑا انٹلیکچوئل پرابلم کیا تھا، اور اسلام کا اپنا جو یونٹی کا کانسیپٹ ہے، وحدت کا جو تصور ہے، وہ ہندوستان کے اس بنیادی سوال کے ساتھ جب ٹکراتا ہے اور اس کے نتیجے میں اسلامی فکر کی جو ایک صورت ایمرج کر کے سامنے آتی ہے، وہ ایران میں یا عرب میں یا اندلس میں یا ملائیشیا میں پیدا ہونے والی اسلامی فکر سے بالکل مختلف ہوتی ہے. یہ ہے سراج منیر کی تھوڑی سی میتھڈالوجی. بول کے میں اس کو ختم کرتا ہوں. ہیگل کے پرسپیکٹو کے اندر جو سبجیکٹ آبجیکٹ کا ریلیشن شپ آئے گا، وہاں پر ایسنس اور ایگزسٹنس کا جو ریلیشن شپ آئے گا، اور اس کے تھیسس اینٹی تھیسس کا جو ایک ریلیشن شپ آئے گا، اس کی موومنٹ ایک جو دو طرفہ اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر وہ یہ سمجھتا ہے کہ گائسٹ بھی اس سے متاثر ہو رہا ہے اور وہ ایک نئی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، اس کا بھی اپنا ارتقا ہو رہا ہے. سراج منیر اور وحدت الوجود کی روایت کے اندر ابن عربی کہتے ہیں کہ اس حقیقت مطلقہ کی مینیفیسٹیشنز جب ہوئی ہیں اس دنیا کے اندر، اس ارضی دنیا کے اندر، تو انہوں نے اس حقیقت مطلقہ کی، اس بیونڈ بینگ کی، اس الٹیمیٹ ریالٹی کی مینیفیسٹیشنز ہونے کا عمل بھی موجود ہے، ان کا آپس میں شبیہ ہونے کا ریلیشن بھی موجود ہے، اپنی شبیہ پہ پیدا کیا جیسے بات ہوتی ہے، کلو مولود یولد علی فطرت اللہ کی بات ہوتی ہے، یہ بھی ایک ایماننس اس کے اندر موجود ہے، لیکن اس کی ٹرانسینڈنس بھی قائم رہتی ہے. اور وہ ٹرانسینڈنس کیسے قائم رہتی ہے؟ وحدت الوجود کا سراج منیر کا جو پرسپیکٹو ہے ابن عربی وغیرہ کی لائٹ میں یہاں تک جو ڈیویلپ ہوا، اس کی روشنی میں جب ہم اس کو دیکھیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ ان مظاہر کے اندر جو مینیفیسٹیشن ہو رہی ہے اور ان کی جو ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے، یہ نو ڈاؤٹ مینیفیسٹیشن ہے اسی حقیقت مطلق کی اور اسی کا ایک ایکسپریشن ہے، لیکن اس میں آپس میں ایسا نہیں ہے. وہ لفظ یوز کرتے ہیں کہ انہوں نے اس حقیقت مطلق کی بو تک بھی نہیں سونگھی، اس کو ریسیپروکل لیول کے اوپر اس کا ارتقا کرنا تو دور کی بات، ان کا ریلیشن شپ اور اس کو وہ کیسے سالو کریں گے اس ٹریڈیشن کے اندر، وہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی بحث میں آ کے آپ کو زیادہ واضح سمجھ آئے گا کہ الوژن کا کس طرح وہ یہاں پہ استعمال کریں گے اور یہ دکھائیں گے کہ ان دونوں کا ریلیشن شپ ہیگلین ٹریڈیشن کی طرح ایسا نہیں ہوگا کہ حقیقت مطلقہ بھی آپ کو ارتقا کے اندر نظر آئے اور ہسٹری کے اندر اپنی تکمیل کرتی نظر آئے. وہ پرفیکشن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. مینیفیسٹیشن اور اظہار کی جو بات ہے، وہ گائسٹ بھی اس کی مینیفیسٹیشن کو ایکسپریس کر رہا ہے، اور ہمارے ہاں بھی بیونڈ بینگ جو ہے اور اس کی آگے جو مینیفیسٹیشن اور ایبسلیوٹ ریالٹی کی مینیفیسٹیشن، ان ڈیٹیلز میں جب ہم جائیں گے تو مختصراً کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا اس کورس کو دیکھنے کا پرسپیکٹو سراج منیر صاحب کی میتھڈالوجی،
وہ اصل میں وحدت الوجود کے میتھڈالوجی کو استعمال کریں گے, اور وحدت الوجود کی اس میتھڈالوجی کے اندر یہ چیز جو ہے کہ اس یونٹی اور ڈائیورسٹی کا جو ایک ریلیشن شپ ہے اس کو وہ کس انداز میں دکھاتے ہیں. معقولات کی روایت کے اندر یہی بات واجب الوجود کی اصطلاح میں ڈسکس ہوا کرے گی, اور عرفان کی روایت میں یہی بات وحدت الوجود کی اصطلاح میں استعمال ہوا کرے گی. یہاں پر روح اثر کی بجائے اور اپسٹیمز کی بجائے وحدت الوجود جو ہے اس کا مقامی تہذیبوں کے ساتھ ایک انٹریکشنز ہے, اور اس میتھڈ کی بھی کچھ چیزیں ویسٹ کے اندر بھی اس کے کچھ پیرللز یا اس قسم کی چیزیں بھی ان کو بھی ہم ڈسکس کرتے رہیں گے. اب میرا خیال ہے کافی حد تک میں نے وہ چیز بھی آپ کے سامنے کسی حد تک لانے کی کوشش کی ہے. ڈاکٹر صاحب میں اس لیے آپ کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ پہلا آپ نے پوائنٹ بہت کلیئرلی کر دیا تھا, تو اچھا یہی رہتا کہ اس کی جو آگے آپ مینیفیسٹیشنز اگلی بار کرتے نا, ورنہ پھر کنفیوژن پیدا ہو جائے گی. میں نے تو اس لیے جلدی میں کر دی کہ اس پہ بےتابی تھی, اس کو بہت جلدی چاہ رہے تھے کہ وہ اس کو میں سلو لے کے اس لیے نہیں چلنا چاہ رہا تھا کہ وہ ایسا ہے کہ مبہم ہے, کوئی سراج منیر کا پرسپیکٹو نہیں ہے, یا وحدت الوجود کی کوئی روایت بڑی کمزور ہے اور میں ڈر رہا ہوں اس کو بیان کرنے سے. میں سلو صرف اس لیے تھوڑا سا اس کو لے کے چل رہا ہوں کہ وہ ہماری اپلیکیشنز کے اندر سامنے آئے گی تو وہ زیادہ واضح ہو جائے گی. اس کا ایک پرنسپل بیان, کیونکہ اس کورس کا جو ہمارا میتھڈ ہے اور پیٹرن ہے وہ طے یہ ہوا تھا کہ ہم اس کو اپلیکیشنز کے لیول پہ چیزوں کو دکھانے کی کوشش کریں, صرف ایک پرنسپل سٹیٹمنٹس کی حد تک محدود نہ رکھیں. تو پرنسپل سٹیٹمنٹ کی حد تک تو یہی بات میں کل پہلے سیشن کے اندر بھی, پرسوں پچھلے فرائیڈے کو پچھلے 10 منٹ کے اندر بھی یہ تینوں کا تقابل دیا جا سکتا تھا کہ یہ بات ہے, لیکن اس کو ان کی اپلیکیشنز کے ساتھ کو ریلیٹ کر کے دیکھیں گے. ویسٹرن ہسٹری کے اندر کی کچھ چیزیں جیسے مثالیں آ گئیں. اب وہ ایک ایسی موومنٹ تھی میرے خیال میں کہ جو سوال انہوں نے کر دیا, نام میں بھول گیا, کہ وہ ڈاگمیٹک ریلیجن اور اس پہ شیلر کی سٹیٹمنٹ کے اوپر, وہ اس ایک سوال نے ابھی مجھے جو چیز ڈیولپمنٹ اس کی کرنے میں شاید دقت ہوتی, ان کا رسپانس دیتے ہوئے واضح ہو گیا کہ ہر ریلیجیس ضروری نہیں اسپرچول ہی ہو. تو اسپرچولیٹی کے اپنے, عرفان کے اپنے پیراڈائمز ہیں, تو اس تناظر میں بھی چیزوں کو دیکھنا, یہ چیزیں اپلیکیشنز میں یہ چیزیں ذرا کھل کے سامنے آتی ہیں, اس لیے ہم تھوڑا سا دوسرے مینیفیسٹو والے کی ڈیٹیل میں جائیں گے. جی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اصول ابھی واضح ہو گیا, تو یہ میرے خیال سے کافی ہے. کوشش یہ تھی کہ 1-2 سیشنز لگا کے اصول تھوڑا سا سامنے, ویسے تو ہم یہ بھی کر سکتے تھے کہ اصول کو واضح کیے بغیر ہی یہ پورا کورس بتا دیتے. جی سب سے ایک پازیٹیو بات یہ ہے کہ فائنلی بلال صاحب نے سر ہلایا ہے کہ ہاں اب کچھ واضح ہوا ہے. ان بلال صاحب کی وجہ سے یہ پرسپیکٹو ہی پورا, میں نے کہا تھوڑا سا اس کو کھول دے. ویسے تو یہ پورے کورس میں اسی نہیں کھلنا ہے, اس کے بے شمار ڈائمینشنز ہیں, بہت ڈائیورسٹی ہے اس کے اندر, وہ کھلتی رہے گی ہر سیشن میں کیسے کیسے کھلتی ہے. تو آپ لوگوں کے لیے ایک اسائنمنٹ بھی ہے کہ اگلے سیشن کے لیے آپ لوگ یہ کر کے بھی آئیں اپنی ریڈنگ سے, اپنی کوشش سے, کہ اسلام جب ہندوستان میں آیا تو ہندوستان کا اپنا بنیادی فکری کویسچن کیا تھا جس کو ریزالو کرنے کی کوششیں ہو رہی تھی. اس فکر کا, جس کو آ کے اسلام جب ایڈریس کرتا ہے وحدت الوجودی پرسپیکٹو سے, تو وہ یہاں کی ایک پوری فکر ڈیویلپ ہو جاتی ہے. وحدت الوجود اور واجب الوجود کے تناظر کے اندر عرفانی اور معقولی روایت, اور اس سے ڈسپلنز ڈیویلپ ہوتے ہیں, اس سے علوم ڈیویلپ ہوتے ہیں, اس کی بنیاد کے اوپر کئی مفکر یہاں پہ جنم لیتے ہیں, اور وہ خود وحدت الوجود کی میتھڈالوجی کو بھی ایک نیا رنگ دے لیتے ہیں. یہاں تک یہاں پر کام ہوتا ہے. آپ لوگوں کا اسائنمنٹ ہے کہ ہندوستانی ذہن کا بنیادی, ہندو ذہن کا بنیادی سوال کیا رہا ہے جدیدیت کے اثرات سے پہلے تک. جدیدیت نے تو پھر ہمارے سوالات ہی ختم کر دیے ہیں نا جی, زیادہ ہم مبہوت ہو گئے اس میں. نذیر اکبر ہندو فکر کا جو بنیادی کھاؤ ڈبل روٹی کیا کرو نوک لڑکی, مطلب ہمارے بنیادی مسائل ہی اور طرح کے ہو گئے اس سے. تو ہندو ذہن کا بھی بنیادی سوال اس سے
कुछ और रंग इख्तियार कर गया जदीदियत में और ये कॉलोनियल। सर आप इजाजत सवाल आप अपने तौर पे अगली दफा आगे बताएं, हिंदू ज़हन का बुनियादी सवाल क्या था। अब आगे हम कुछ चीजों को लेके चलते हैं और उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। बहुत जबरदस्त। तो मेरे ख्याल से ये स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा इसमें रोल रहा है कि आपको जल्द हम पॉइंट ऑफ फोकस पे ले गए हैं आप, जल्दी ले गए हैं असल नुक्ते पे। तो जी सब लोगों का बहुत शुक्रिया। कोई सवाल हो तो आप वो व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर करें, हम फॉरवर्ड कर देते हैं टीचर्स को, क्योंकि टीचर्स का एक अलग ग्रुप है तो सारे टीचर्स को पहुंच जाता है सवाल। हेगल और फोको पे मैंने जान के कुछ टेक्स्ट आप लोगों को नहीं भेजी कि आप एक ओपन स्टडी उनकी कर सके। ऐसा ना हो कि जैसे एक सवाल हुआ था कि कहीं वो ये ना समझें कि मैं कोई बाइंडिंग के साथ एक खास उनका रुख ही दिखाना चाह रहा हूँ और उनका अपना मतलब वेस्ट की और मॉडर्निटी की अपनी जो सेल्फ स्टेटमेंट है उसकी लाइट में फोको और हेगल की भी मेथोडोलॉजी को देख सकें आप। तो वैसे तो उस पर रिकमेंड भी की जा सकती हैं टेक्स्ट कुछ उस पे, तो वो आपको खुद लगेगा वहां पर कि जो हमने तनाजर उनका दिया है वो कोई उनकी वेस्ट की सेल्फ स्टेटमेंट से हटके नहीं दिया। अब हम आगे आ रहे हैं इस्लामिक ट्रेडिशन का और हिंद इस्लामी फिक्र की अपनी जो सेल्फ स्टेटमेंट है उसकी तरफ अब हम आगे बढ़ते चले जाएं और उसका बाकायदा आवाज कर देंगे ये मेथोडोलॉजी बुनियाद के ऊपर।